आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है कंडक्टर्स। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, इसकी जरूरत पड़ेगी। कल हमने गॉस लॉ पढ़ा था ना, लास्ट क्लास में हमने गॉस लॉ पढ़ा था, उसका यूज भी करना है थोड़ा बहुत और उसके हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो कंडक्टर्स होते क्या हैं? तो हम अगर बात करें मेटेरियल, छोटा मोटी बात करें तो तीन तरह के मेटेरियल्स आपकी दुनिया में होते हैं। अगर मैं बात करूँ तीन तरह के मेटेरियल्स आपकी दुनिया में होते हैं, टाइप्स ऑफ मटेरियल की बात करूँ तो इलेक्ट्रिकल के हिसाब से देखा जाए तो तीन तरह के होते हैं। एक होता है जिनको हम बोलते हैं कंडक्टर्स, ठीक है। दूसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं आपका सेमी कंडक्टर्स, और तीसरे होते हैं जिनको हम बोलते हैं आपका इंसुलेटर्स। तो दुनिया में तीन तरह के मेटेरियल्स आपको इलेक्ट्रिकली, क्योंकि हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से बात कर रहे हैं, तो तीन तरह की आपको चीजें देखने को मिलती है। क्या फर्क होता है इन तीनों में? कोई खास फर्क नहीं होता। सबसे ज्यादा फर्क जो होता है वो होता है कि चार्जेस आपके फ्री है कि नहीं है। सबसे बड़ा जो फर्क आपको देखने को मिलता है वो इसी बात को देखने को मिलता है कि आपके चार्जेस जो है वो आपके फ्री है कि नहीं है, ठीक है। तो जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उसमें चार्ज क्या होता है, आपके फ्री पड़े रहते हैं, उनको आप फ्रीली कहीं से कहीं भी आप मूव करवा सकते हो। जो आपके कंडक्टर्स होते हैं उसका क्या हो जाएगा, इसमें क्या होता है आपके चार्जेस जो होते हैं इनको आप फ्रीली कहीं से कहीं भी मूव करवा सकते हैं। कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। कंडक्टर्स होते हैं उनमें क्या होता है आप चार्जेस कहीं से कभी फ्रीली मूव करा सकते हो। सेमी कंडक्टर्स में क्या होता है, ऐसा सेमी कंडक्टर्स में आप फ्रीली मूव नहीं करा सकते, तो क्या करा सकते हो, उसमें क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं और कुछ आपके बाउंडेड होते हैं। कुछ फ्री होते हैं, कुछ फिर फंसे होते हैं, ठीक है। सेमी कंडक्टर में क्या पूछता हूँ मैं सर, कुछ इलेक्ट्रॉन आपके फ्री होते हैं और कुछ बाउंडेड होते हैं। और इंसुलेटर में क्या बुराई बात है, इंसुलेटर में क्या होता है सर, इंसुलेटर में कुछ नहीं, इंसुलेटर में सारे जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं आपके बाउंडेड होते हैं, कोई भी मूव नहीं कर सकता, या मूव कर सकता है तो इतना ज्यादा कॉन्स्टेंट होती है मूव करने में कि बहुत आसानी से मूव नहीं कर सकता। तो ये सबसे ज्यादा डिफरेंस है आपका कंडक्टर्स में, सेमी कंडक्टर्स में और आपका इंसुलेटर। एक बार मैं फिर से इसको बता देता हूँ क्या क्या बोला मैंने बोला दुनिया में आपके जनरली तीन टाइप के मेटेरियल्स पाए जाते हैं, एक होते हैं कंडक्टर्स, एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स और तीसरे होते हैं इंसुलेटर्स। और इनकी खास बात की जाए क्या क्या फर्क होता है, तो कंडक्टर्स में जो चार्जेस होते हैं उनके अंदर दे आर फ्री टू मूव, वो चार्जेस क्या हो फ्रीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। और सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं वो उसमें क्या होता है कुछ इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते, मतलब बाउंडेड होते हैं जो मूव नहीं कर सकते। इंसुलेटर में लगभग सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं आपके बाउंडेड ही होते हैं, फंसे रहते हैं, वो आपका मूव नहीं कर सकते या फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो ये सबसे बड़ा फर्क होता है। लेकिन हमको अभी क्या पढ़ना है, हमारा जो मेन फोकस है वो किस पे, वो है आपका कंडक्टर्स पे। जो हमारा मेन फोकस है कंडक्टर्स पे, हम इस चैप्टर में सिर्फ कंडक्टर्स की बात करेंगे, इंसुलेटर की बात नहीं करेंगे, सेमीकंडक्टर की बात नहीं करेंगे। तो अगर हम बात करें कंडक्टर्स की कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बता दी डेफिनेशन वाइज, ठीक है। तो कंडक्टर्स डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे वो आप लिख सकते हो, ऐसे मटेरियल्स या ऐसी चीजें जिनमें आपके इलेक्ट्रॉन्स या चार्जेस आर फ्री टू मूव, उनको हम कंडक्टर्स बोलते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता आपसे। इंपॉर्टेंट चीज जो आपको पढ़नी है बच्चों वो है इनकी प्रॉपर्टीज, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है इसकी, और प्रॉपर्टीज के बेस पे ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमको जो मेनली यहाँ पे चीज पढ़नी है कंडक्टर्स की, आपको पढ़नी है प्रॉपर्टीज। हम लिख सकते हैं इसको क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ। चार पांच प्रॉपर्टी हैं और चारों पांचों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। जिस तरह से हमने ईएलएफ की प्रॉपर्टी पढ़ी थी वैसे ही इसकी प्रॉपर्टी है। थ्योरेटिकली ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो उसी हिसाब से आपको ये पढ़ना भी पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर्स, पहली प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, उसको देख लेते हैं एक बार। तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है आपकी, अगर हम किसी, पहली प्रॉपर्टी बोलती है आपकी इस बात को कि भाई अगर हम किसी कंडक्टर को आपका उठा के रख दें, अगर हम किसी कंडक्टर को उठा के रख दें किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये पढ़ना, अब पढ़ो उसको आराम से, मैं बताता हूँ उसका मीनिंग क्या, सुनो। ये बोल रहा है पहली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, तो ध्यान देना इस पे। पहली प्रॉपर्टी बोलती है कि इफ वी प्लेस अ कंडक्टर इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड then the charges in the conductor arrange themselves in such a way that the net electric field inside the conductor is zero। तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है इसकी, तो इस पार्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो है ये वाली बात, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना कि द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अब सुनो मैं बोलना चाहता हूँ, समझते हैं। देखो अगर कहीं पे कंडक्टर पड़ा हुआ है, कहीं पे कोई कंडक्टर रखा हुआ है, समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मान लो कोई रैंडम मैंने ये पड़ा हुआ, मेरा कंडक्टर पड़ा हुआ है, अगर ये रैंडमली पड़ा हुआ है कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, और इस पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, हमने बोला नो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इस टाइम पे कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगी, तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसके अंदर चार्जेस फ्रीली पड़े हुए हैं, एक प्लस यहाँ, माइनस यहाँ, प्लस यहाँ, माइनस यहाँ, प्लस यहाँ, माइनस यहाँ, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस।
एक और बात याद रखेंगे अपन, जितने प्लस होंगे उतने माइनस होना जरूरी है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हर बॉडी, दुनिया की हर बॉडी आपकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। दुनिया में हर बॉडी जो पड़ी हुई है वो क्या होती है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। तो ऐसे ही आपका एक कंडक्टर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके ऊपर मैंने क्या किया है, इसी कंडक्टर के ऊपर मैंने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। मान लो यही आपका कंडक्टर है, इस पे मैंने क्या लगा दिया, एक ये सेम कंडक्टर था, और इसमें मैंने क्या किया, अभी आपके बाहर से कहीं से एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आया और मैंने इस पे लगा दी। ध्यान देना अच्छे से इस पे। मैं बाहर से क्या लेके आया, इस पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे फर्क होता क्या है, जब भी आप गलती से किसी कंडक्टर को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो जो उसके अंदर के चार्जेस होते हैं ना, वो अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करते हैं, वो अपने आप को इस तरह से अरेंज करते हैं, दे अरेंज देमसेल्फ इन अ वे दैट के अंदर की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जानी चाहिए, वो आपकी जीरो हो जानी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लेकिन सर अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कैसे होगी, क्यों, बाहर से तो आ रहा है ये, बाहर से तो एक्सटर्नल लग रहा है ना, बिल्कुल लग रहा है, ठीक है। तो अंदर की अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे जीरो करनी है, अगर मुझे अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करनी पड़ेगी। क्या पैदा करनी पड़ेगी, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करने की, जो क्या करेगी, इसके बिल्कुल अपोजिट होनी चाहिए। एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे पैदा करनी पड़ेगी, जिसकी एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करनी पड़ेगी, एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करनी पड़ेगी, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट होगी, और जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, बिल्कुल उसके बराबर होगा। और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार एक काम करते हैं, एक डायग्राम मैंने बहुत ज्यादा छोटा बना दिया, डायग्राम को मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि समझने में कोई दिक्कत ना रहे। मान लो इस तरह से मैंने वो आपकी बॉडी बना दी, कोई भी बना दी, और मैंने बोला कि यहाँ से आपकी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, ठीक है। अब मैंने बोला कि देखो सर, एक्चुअली में तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लग रही है, हाँ लग रही है, तो आप अंदर जीरो कैसे करोगे, तो ये जीरो कौन करेगा, ये जीरो करने वाली चीज है उसके अंदर के चार्जेस, जो उसके अंदर के चार्जेस हैं वो जीरो करेंगे। वो कैसे करेंगे, वो अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करेंगे, जो चार्जेस यहाँ रखे हुए, तो वो चार्जेस तुम्हें यहाँ रखे हुए दिख रहे हैं ना अंदर, ये अपने आप को इस तरह से रीअरेंज करेंगे कि अंदर एक नई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, एक नई तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, जिसको हम बोलते हैं आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, उल्टी होनी चाहिए, क्योंकि जीरो करना है ना, और बराबर होनी चाहिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के। अच्छा सर, ये बनेगी कैसे, कैसे आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या किस तरह से आपके चार्जेस आपस में रीअरेंज करेंगे कि ये आपकी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो जाए। तो साफ सी बात है, हर बच्चा जानता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, हाँ जाती तो है। अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे बनानी है इस तरफ से इस तरफ, यानी सारे प्लस चार्ज कहाँ आ जाने चाहिए, यहाँ पे आ जाने चाहिए। सारे प्लस चार्ज कहाँ आ जाने चाहिए, आपके मैंने कितना थे, 5 बनाए थे, ठीक है। सारे प्लस चार्ज कहाँ आ जाने चाहिए, इस तरफ आ जाने चाहिए, और सारे नेगेटिव चार्ज यहाँ कहाँ आ जाने चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए। अगर ऐसा हो गया, तब इस अरेंजमेंट की वजह से एक नई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, जो कि आपकी इस डायरेक्शन में होगी। अब मैंने क्या बोला, वो किस तरह रीअरेंज करते हैं, वो इस तरह रीअरेंज करते हैं कि आपका इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर मैं मिला दूं, तो आपके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। मतलब मुझे ये बात हमेशा याद रखनी है कि इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट होती है वो क्या होती है, जीरो होती है। दूसरी बात, मैं ये भी बोल सकता हूँ यहाँ से कि क्या होगी, तो क्या मैं इसको लिखता हूँ कि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर साइन के साथ, प्लस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन दोनों का सम क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी बच्चों, वो निकल के आएगी माइनस ई एक्सटर्नल, ठीक है। ये वेक्टर साइन के साथ लिखा है तो ये ऐसे आ गया। जहाँ पे जो ये माइनस है, जहाँ पे जो आपका ये माइनस है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ये माइनस रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन अपोजिट टू ई एक्सटर्नल। मतलब आपका इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए, और बाकी मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। समझ में आई वाली बात, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की बात और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की बात समझ आई। मेन मुद्दा क्या है याद रखना है, अगर गलती से भी कल को आपको कंडक्टर दे दिया गया और बोल रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है, वैसे अब आज के बाद ये मान लेना इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा लगी हुई होती है,
तो आपको ये वाली बात हमेशा याद रखनी चाहिए, उसके अंदर कंडक्टर के अंदर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होगी आपकी, जीरो होगी। बस इतनी वाली बात याद रखनी। समझ में आई कि नहीं आई बात, जल्दी बोल जाओ। इस पे क्वेश्चन आया था एक बार, नीट में आया था एक बार, आईआईटी में आया था, नीट में आया था, एक में आया था। वो क्वेश्चन क्या था, सुनो। क्वेश्चन था इस तरह से कि मान लीजिए आपका यहाँ पे एक कंडक्टर है, मान लीजिए आपका यहाँ पे कंडक्टर है, ठीक है, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है आपका क्यू चार्ज, ठीक है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है, यहाँ से सेंटर से आपको डिस्टेंस दे रखा है, कुछ ए दे रखा है इसके सेंटर से, और यहाँ पर एक पॉइंट है पी, यहाँ पर एक पॉइंट है पी, ठीक है, जिसका सेंटर से डिस्टेंस दे रखा है आपको r/4। यहाँ पे r का मतलब ऑब्वियसली r क्या होगा, स्फीयर का रेडियस होगा, ठीक है, r/4। ये कंडक्टर है, स्फीयर कंडक्टर, ये सॉलिड स्फीयर कंडक्टर है, आपको दे रखा है। आपसे बोल रहा है फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी निकालना है, वेक्टर की तरह से निकालना, मतलब आपको डायरेक्शन भी दिखानी होगी कहाँ होगी इसकी। तो सुनो उस क्वेश्चन में कर रहा हूँ। तो पहली बात कैसे करेंगे सर, देखिए, तो मैंने बोला सर ये कंडक्टर है, हाँ समझ गए। तो जो पी पॉइंट है वो पी पॉइंट का है, जो पी पॉइंट है मैं क्या देख के साथ साथ बोलता हूँ, पी जो है क्या ये आपका इनसाइड कंडक्टर पड़ता है, हाँ सर, जो पी पॉइंट है वो इनसाइड कंडक्टर पड़ता है। अगर कोई भी पॉइंट इनसाइड कंडक्टर होता है तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, हाँ सर। वो कैसे होगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आएगी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आएगी, ठीक है। तो मैं क्या बोलूंगा सर, ई एक्सटर्नल प्लस आपका ई इंड्यूस्ड, वेक्टर साइन के साथ में मैं वापस वही सेम टू सेम चीज लिख रहा हूँ, पर वो एक तरह से आप एक मान लो कि ये पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। तो ई इंड्यूस क्या आ जाएगा आपका, माइनस ई एक्सटर्नल निकल के आ जाएगा वेक्टर साइन से। अब आपका सारा खेल है इस ई एक्सटर्नल को निकालना, ठीक है। अभी ई एक्सटर्नल आ कहाँ से रहा है सर, ये आ रहा है आपका फ्रॉम पॉइंट चार्ज क्यू। कहाँ से आ रहा होगा, पॉइंट चार्ज क्यू से कैसे आ रहा होगा, यहाँ से ऐसे निकल रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो ये वाली लाइन इसकी तरफ आ रही होगी। तो मैं कैसे बोलूंगा सर, देखिए, ये है आपका पी पॉइंट, ये है आपका पी पॉइंट, ये है आपका क्यू चार्ज। तो यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और ये वाला डिस्टेंस कितना होगा सर, ये वाला डिस्टेंस होगा आपका, देखो ये राइट ट्राइंगल बन रहा है ना, ये r/4 है, ए है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस r/4 का होल स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है सर, ये हो जाएगा, समझ गए। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आएगी बच्चों, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी आपकी इस तरह से, क्योंकि प्लस साइन है, प्लस साइन के साथ में आपका बाहर की तरफ होता है, प्लस चार्ज की तरफ बाहर होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या निकल के आएगी, निकल के आएगी के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस r/4 का होल स्क्वायर, ये निकल के आ जाएगी यहाँ से। तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी, तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं सर, ये माइनस साइन बताता है कि आपकी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टी होगी एक्सटर्नल के। अब उल्टी से मेरा मतलब कि अगर यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है तो डायरेक्शन यहाँ पे कैसे होगी, ये होगी आपकी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये होगी डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। और मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ कि मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का, मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड सर वो और कुछ नहीं, वो आपके मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक्सटर्नल के बराबर ही होता है, यानी इसके ही बराबर निकल के आए। तो आंसर क्या हो जाएगा, के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस r/4 का स्क्वायर, यही आंसर निकल के आ जाएगा। इसमें कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। ऑप्शन में इस तरह से ऑप्शन दिया था, बच्चे बस घबरा गए थे। ऑप्शन दे दिया था 16 के क्यू डिवाइडेड बाय 16 ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पर ये एक्चुअली यही तो लिखा है, सॉल्व करके लिखा है। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ। कोई कैसी खास बात नहीं थी, पर समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल जाओ। ऐसा नहीं किया, डायरेक्शन ये यहाँ पे दिखा दी, ये डायरेक्शन और ये रहा मैग्नीट्यूड। जल्दी बोल जाओ, समझ आया कि नहीं आया, कोई खास बात नहीं थी, बस उसने उसको एक तरीके से बताने की कोशिश की कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। आई बात समझ में, चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अपन। क्वेश्चन एक्स्ट्रा तो क्वेश्चन नहीं है, चलो सही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सेकंड, सुनो। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या बोलती है, सेकंड प्रॉपर्टी बोलती है आपकी कि जो आपका पूरा कंडक्टर है, जो पूरा कंडक्टर है, इट बिहेव्स एज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। बताओ इसको, सेकंड प्रॉपर्टी बच्चों बोलती है इन इलेक्ट्रो
मुझे बताओ यहाँ बैठे हो बच्चों कि भाई इक्विपोटेंशियल बॉडीज क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जल्दी बताओ। पता पढ़ा चुका हूँ मैं ये चीज। मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ तब तक कोई का बच्चा ये बता दे लिख के मुझे सरफेस क्या होती है। जल्दी बताओ इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, जल्दी बताओ। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है? पोटेंशियल सेम एट एवरी पॉइंट ऑन द कंडक्टर, बिल्कुल सही बात है। इक्विपोटेंशियल, हाँ, दो सरफेस ऑन विच वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिमेंस सेम, वेरी गुड। ठीक, सही। हाँ, ये तो तुमने हाँ कर दिया, मतलब दूसरा मत देख। ठीक है, तो देखो क्या होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से लग रहा है इक्वल मतलब इक्वल पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल सरफेस, ऐसी सरफेस जिस पे आपका पोटेंशियल क्या है हर जगह सेम रहता है, उनको हम स्माइल भी बिल्कुल सही है, उनको हम बोलते हैं आपका इक्वल पोटेंशियल सरफेस। अब सुनो, तो क्या बोल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो होल कंडक्टर है, पूरा कंडक्टर जो होता है वो एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्वल पोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। पूरे इक्वल पोटेंशियल मतलब ये सर कैसे करता है, तो सुनो, मैंने कहा कि अभी इससे पहले मैंने एक बात देखी, मैंने बोला कि हम इलेक्ट्रोस्टैट में इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, तो सुनो, मैं जानता हूँ हर बच्चा यहाँ पे जानता है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर होता है। ये तो फॉर्मूला मैंने बहुत बार आपको रिवाइज करवाया था, इसको क्वेश्चन भी करवाए थे, आंसर होता है। अब क्या मैं यहाँ से dv इज इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर लिख सकता हूँ? हाँ सर, ये भी लिख सकता हूँ। अब मैं दोनों जगह आपका इंटीग्रेशन भी लगा सकता हूँ, लगा दिया। जब इधर इंटीग्रेट करता हूँ कोई भी वन से लेके किसी टू पॉइंट तक इंटीग्रेट करता हूँ इसको, ठीक है, और ये तो इंटीग्रेट करने की जरूरत है नहीं अभी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, v2 माइनस वी वन आ जाएगा, इज इक्वल टू डॉट माइनस ई डॉट डी आर आ जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। अब ये चीज तो हम बहुत पहले बहुत बार कर चुके हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं करा हूँ, बस मैंने वापस लिख दिया उसको। अब मैं बात करता हूँ कंडक्टर की, ठीक है, तो मैं जानता हूँ क्या इनसाइड कंडक्टर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। अभी जस्ट पहले वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें लिखा था मैंने, इनसाइड कंडक्टर का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। हाँ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर मैं इनसाइड कंडक्टर के लिए इसी चीज को लिखता हूँ, तो क्या इसका मतलब इसको मैं जीरो रख दूंगा यहाँ से, इसको मैं जीरो रख दूंगा। हाँ सर, अगर इसको मैंने जीरो रख दिया तो क्या v2 माइनस वी वन, क्या v2 माइनस वी वन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्या v2 इज इक्वल टू v1। इसका मतलब क्या है, क्या आपका जो कंडक्टर है वो कैसा बिहेव करेगा, कंडक्टर में आपके दो कोई भी पॉइंट कोई भी जनरल दो पॉइंट काट वो दोनों का पोटेंशियल क्या है, सेम है। इसका मतलब कंडक्टर बिहेव्स एज कंडक्टर बिहेव्स एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। जल्दी बोल जाओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया जो मैंने लिख दिया आपके सामने, जल्दी बोल जाओ। कंडक्टर क्या काम करेगा, कंडक्टर विल बिहेव एज इक्विपोटेंशियल सरफेस। बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझाने वाली बात नहीं है। चलो, ये ज्ञान तो हो गया, इसको लिखने वाला मतलब मेरा कहने का कि कोई भी आपको जनरली कोई कंडक्टर उठा के दे दिया, कोई भी रैंडम कंडक्टर आपको उठा के अगर दे दिया, तो इसमें हमेशा एक बात याद रखना कि मेरा मान लो ये पॉइंट है वन, मान लो ये पॉइंट है टू, मान लो ये पॉइंट है थ्री, मान लो ये पॉइंट है फोर, ऐसे कितने पॉइंट लेता हूँ, ठीक है। तो मैं ये बोलूँगा क्योंकि क्योंकि कंडक्टर आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, कंडक्टर आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। मैं एक बात क्या बोलता हूँ चिल्ला चिल्ला के कि सर इन सब का पोटेंशियल क्या होगा आपका, बराबर होना चाहिए। इन सब का पोटेंशियल क्या होगा आपका, बराबर होना चाहिए। अभी इनकी वैल्यू क्या आएगी क्या नहीं आएगी अभी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे, बस इतना कहना है कि सबके पॉइंट्स के पोटेंशियल क्या होंगे आपके, बराबर होनी चाहिए। अभी के लिए बस इतना कह रहा हूँ, ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब सुनो, ये दो प्रॉपर्टी समझा गई, अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे जा रहे नहीं जा रहे, हम देख रहे हैं सेकंड, अब हम देख रहे हैं रिजल्ट्स। रिजल्ट्स देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है वो। तो कुछ रिजल्ट्स देख रहे हैं हम ऑफ प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज वन एंड टू। जो दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है कुछ रिजल्ट्स देखने वाले हैं, तो समझना। तो उसमें हम नोट पॉइंट की तरह उसको देख रहे हैं, तो आप चाहो तो उसको नोट भी मान सकते हो, ठीक है, नोट पॉइंट की तरह है ये, ठीक है। उसके रिजल्ट है, तो पहला रिजल्ट क्या है सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। पहला रिजल्ट की अगर हम बात करें तो पहले क्या हम जानते हैं, क्या हर बच्चा यहाँ बैठा हुआ जानता है कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है। अब क्या पहला हर बच्चा जानता है जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, कल याद हो मैंने जब इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़ाई थी, क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है, ठीक है, क्या ये जो होती है दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये जानते हो ना, ये बात सारी हमने पढ़ी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या ईएलओ है, ठीक है। या बच्चा हर बच्चा जानता है कि सर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस होती है वो परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक लाइंस होती है, ईएलओ होती है, उसी से तो हमने उस टाइम पढ़ा था। तो यही बात यहाँ भी लागू होनी चाहिए। सर कंडक्टर पूरा एक पोटेंशियल सरफेस है,
अगर कंडक्टर पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आने की कोशिश करेगी तो वो इस तरह से आएगी कि उस पर परपेंडिकुलर टकरानी चाहिए। मतलब मेरा कहने का कि ELOF और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट मस्ट must intersect with the conductor surface normally। ये शब्द इंपॉर्टेंट, नॉर्मली। क्यों? ऐसा क्या, इसका रीजन क्या है? बिकॉज, सिंपल सा रीजन है, बिकॉज आपका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है कंडक्टर। कहने का मेरा मतलब सिंपल सा, अभी इसमें थोड़ा सा रुक जाओ समझाऊंगा। कहने का मेरा मतलब है कि भाई जैसे मान लो कोई भी रैंडम कंडक्टर बना दिया, ये मेरा कंडक्टर है, रैंडम कंडक्टर बना दिया, ठीक है। मैंने बोला यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही थी, तो वो ऐसे नहीं टकराएगी, ऐसे नहीं टकराएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ परपेंडिकुलर डालना होगा ना, परपेंडिकुलर कैसे पड़ेगा? परपेंडिकुलर ऐसे पड़ेगा, परपेंडिकुलर लाइन तो ये होती है ना, तो ये नहीं होगा। तो अगर मुझे इसी जगह पे अगर उसको बनाना होता तो मैं कैसे बनाऊंगा? मैं मान लो यहाँ बनाना चाहता हूँ, तो पहले मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर लाइन रखूंगा, सर यहाँ पे ऐसे आएगी परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है, ऐसे आएगी। तो क्या होगा, जो लाइन सीधी आ रही थी वो सीधी आती आती मुड़ जाएगी अपने ऐसे, सीधी सीधी आते आते मुड़ जाएगी। क्यों मुड़ेगी? क्योंकि ये आपका कंडक्टर कैसा है, बी सेम होता है, यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा परपेंडिकुलर होनी चाहिए इलेक्ट्रिक लाइन की। तो यानी यहाँ से कोई इलेक्ट्रिक लाइन आ रही थी तो वो सीधे नहीं टकराएगी, वो थोड़ी सी मुड़ जाएगी, इस तरह से मुड़ेगी कि वो आपका परपेंडिकुलर होनी चाहिए सरफेस के। जैसे मान लो यहाँ से कोई लाइन आ रही थी, तो लाइन क्या करेगी, थोड़ी सी ऐसे करके मुड़ जाएगी ताकि यहाँ पे परपेंडिकुलर टकरा सके कोई भी लाइन। सिमिलरली बात अगर करता हूँ मैं निकलने की, मान लो कोई कोई लाइन है वो निकल के बाहर जाना चाहिए, अबे एक जगह से आएगी दूसरी जगह निकलेगी ना, मान लो यहाँ से निकल के जाना चाहती है, तो वो लाइन यहाँ से तो सीधी जाती दिख रही है, लेकिन जब यहाँ से जाएगी थोड़ी सी मुड़ के निकलेगी, मुड़ के, ताकि वो क्या हो, यहाँ से परपेंडिकुलर मुझे महसूस हो, ठीक है, जैसे यहाँ पे। तो क्या होगा कि भाई ये दूर से तो सीधी दिखाई देगी, लेकिन जब इससे टकरा रही होगी तो चाहे बाहर निकल रही हो चाहे अंदर घुस रही हो, इस तरह से बाहर निकलनी चाहिए या घुसनी चाहिए कि वो आपके सरफेस पे परपेंडिकुलर होनी चाहिए, बिकॉज आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है कंडक्टर। आई बात समझ में? चलो सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। सेकंड पॉइंट देख लेते हैं। अच्छा सेकंड पॉइंट तो छोड़ो, सेकंड पॉइंट तो इसका यूज करते हैं हम एक डायग्राम बनाने का, तो वो डायग्राम समझना इंपॉर्टेंट है। सुनो, तो मैं आपको उसको क्वेश्चन फॉर्म में कराऊंगा, प्लीज समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है। मैंने आपसे क्वेश्चन फॉर्म में पूछ रहा हूँ कि करेक्ट डायग्राम कौन सा है, इनमें से मुझे बताना है। आपके सामने मैं 4 डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से आपका करेक्ट डायग्राम कौन। तो आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन दे रखा है मैंने, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से करेक्ट डायग्राम कौन सा होता है। साफ सी बात है, जो लाइनें आ रही हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। मेरे ख्याल से सब बच्चे डी डी आंसर कर जा रहे हैं, खुशहाली है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। सब बच्चों का आंसर डी आ रहा है, जिनका नहीं आ रहा है उनको मैं समझा तो मैं दूंगा ही, पर डी सबका मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है। चलो एक ही करके करते हैं, सब एक ही करके रिजेक्ट करते हैं इसको पहले तो। कोई भी एक भी पॉइंट मिल गया रिजेक्ट करने, काट देंगे उसको, ठीक है। पहली बात तो ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि यहाँ पे सर आपका, मैंने कहा था कि आपका परपेंडिकुलर होना चाहिए, ये परपेंडिकुलर थोड़ी ना, परपेंडिकुलर तो ऐसे होती तो ऐसे थोड़ा मुड़नी चाहिए थी, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ये भी नहीं है, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा, दूसरे में साफ सीधी बात है, परपेंडिकुलर नहीं है ना, परपेंडिकुलर तो थोड़ा मुड़ना चाहिए था, मुड़ नहीं रही है, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में, तो तीसरे में परपेंडिकुलर तो है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है, ठीक है, तो ये है। चौथे में देखते हैं, तो परपेंडिकुलर तो इसमें भी है, तो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट तो आपका सी और डी में ठीक बैठ रहा है। फिर क्या कमी रह गई आपका कि सी क्यों गलत है और डी क्यों सही है? कोई बता सकता है कि सी क्यों सही नहीं है और डी क्यों सही है? इसका रीजन क्या होता है, जल्दी बता दो। भाई परपेंडिकुलर दोनों से सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो ऐसी क्या कमी रह गई जो तुम लोग ये बोल रहे हो कि आपका आंसर डी होना चाहिए, सी नहीं होना चाहिए? क्या रीजन होना चाहिए तुम्हारा, जल्दी बता दो। सोनी जी का आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज जीरो। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी देखते देखते आप दूसरी चीज मत भूला करो। मैं अब सेकंड रिजल्ट लिखाऊंगा यहाँ पे, अब लिखाऊंगा मैं यहाँ पे आपको सेकंड रिजल्ट। यहाँ पे अगर हम लेके चलते हैं सेकंड रिजल्ट, यहाँ लिखवा रहा हूँ आपको। यहाँ पे अगर मैं आपको लिखवा दूँ सेकंड रिजल्ट, वो क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैन एग्जिस्ट इनसाइड कंडक्टर
कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के अंदर नहीं आ सकती। ये सेकंड पॉइंट है, इसको याद रखना। अच्छा, क्यों नहीं आ सकती? साफ सीधा सिंपल सा प्यारा सा रीजन है, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर बच्चों क्या होती है आपकी? जीरो होती है। तो अगर कहीं किसी चीज के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आ जाएगी? भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहीं पे एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए। अब कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से आ जाएगी? तो मैंने बोला कि कंडक्टर के अंदर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं हो सकती। इसीलिए आपका ये वाला आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? डी हो जाएगा। डी दोनों बात को सेटिस्फाई कर रहा है, परपेंडिकुलर भी, और दूसरा ये कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी? जीरो है, इस बात को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये दोनों पॉइंट आपको मेरे ख्याल से हर बच्चे को यहाँ जो मेरे से पढ़ रहा है उसको समझ में आते होंगे कि कौन सा आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में, ठीक है, अब आना भी चाहिए, सबको समझ में भी आना चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी पे चलते हैं। थर्ड मतलब उसको थर्ड रिजल्ट पे। थर्ड रिजल्ट क्या हो जाएगा? थर्ड रिजल्ट हो जाएगा टू फाइंड आउट द टू फाइंड आउट द potential point in it will be equal to potential। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको सुनो आप, क्या है पॉइंट, और ये पॉइंट यूज होगा आपके न्यूमेरिकल सॉल्व करने में। ये पॉइंट आगे जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें आपका ये यूज भी होगा, तो इसलिए एक पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो क्या बोल रहा है इस पॉइंट में? इस पॉइंट में आपसे ये बोल रहा है कि सर, टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इनसाइड द कंडक्टर इट विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एट द सरफेस। मतलब तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था क्या कि मान लो ऐसे कोई कंडक्टर, कोई रैंडम कंडक्टर ऐसे बनाया, आप बना के देखिए, ठीक है। मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे वन पॉइंट है, यहाँ पे वन पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे कोई टू पॉइंट है, यहाँ पे कोई थ्री पॉइंट है, ऐसे कोई सरफेस पे फोर पॉइंट है, और सारे सरफेस पे मान लो कोई ये सरफेस पॉइंट है। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था, क्योंकि जो कंडक्टर होता है वो एक भी पोटेंशियल सरफेस होता है, तो इतना तो मैं जानता हूँ कि V1 क्या होगा आपका V2 के बराबर होगा, V2 क्या होगा आपका V3 के बराबर होगा, V4 क्या होगा आपका V4 के बराबर होगा, और वो किसके बराबर होगा? V सरफेस के बराबर होगा। अब दरअसल ये बात ये है कि आपको V1 नहीं निकाल सकते, V2 नहीं निकाल सकते, V3 नहीं निकाल सकते, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाते। तो आपको जब भी किसी भी इनसाइड पॉइंट के लिए ये बात याद रखना कि आपको जब भी किसी इनसाइड कंडक्टर पॉइंट के लिए पोटेंशियल निकालना होगा, तो आप बस ये ध्यान रखना कि आप उसको किससे निकालोगे? आप उसको निकालोगे किस पोटेंशियल एट सरफेस से, बस ये वाली बातें हैं, ठीक है। इट विल बी यूज टू फाइंड आउट सॉल्व द न्यूमेरिकल्स, ये आगे न्यूमेरिकल्स के लिए काम आएगी बात। अब सर मुझे समझ में नहीं आया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, एक बार समझा दो, मतलब समझा नहीं तो देखो, ये तो बहुत ही रैंडम बॉडी मैंने आपको उठा के दे दी है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई कोई भी इनसाइड पॉइंट है उसका सरफेस निकालना, तो देखो कैसे क्वेश्चन कैसे बनेंगे। पहला तो एक तो बहुत ही रद्दी रद्दी टाइप का क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन सुनो, रद्दी टाइप का क्वेश्चन बनता है क्या? कि मान लीजिए आपके सामने एक स्फीयर है, आपके सामने एक स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है। आपने क्वेश्चन करे होंगे बच्चों ने, तो उनको दिखाई देंगे कुछ क्वेश्चन आते हैं कंडक्टिंग स्फीयर के। तो आपके सामने कंडक्टिंग स्फीयर है, ठीक है, और मान लीजिए कि ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ए पॉइंट है, ठीक है, ये सी पॉइंट है, सेंटर है जो, ये आपका यहाँ मान लो बी पॉइंट है। मान लो इनके रैंडम डिस्टेंस दे दिए, ये डिस्टेंस दे दिया आपका r/2 दे दिया, ये डिस्टेंस दे दिया आपको मान लो कुछ r/3 दे दिया, ऐसे दे दिया। और आपसे सवाल में पूछ लेगा, सिंपल से सवाल पूछ लेगा, ऑप्शन देके कि भाई क्या होगा। ए ऑप्शन दे देगा आपको कि VA इज इक्वल टू VB इज इक्वल टू VC, या बी ऑप्शन VA इज ग्रेटर देन VB इज ग्रेटर देन VC, ठीक है। सी ऑप्शन दे देगा आपको VA इज लेस देन VB इज लेस देन VC, ठीक है। ऐसे रैंडम कोई और ऑप्शन दे देगा, मान लो VB इज ग्रेटर देन VA, ठीक है, इज ग्रेटर देन VC। तो क्या आंसर हो जाएगा इसमें? जल्दी बता दो आंसर क्या हो जाएगा इसका, मुझे बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए वैसे, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा इसका? जल्दी 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 जल्दी, मैं तड़प रहा हूँ तुम्हारे आंसर सुनने के लिए, जल्दी करो। आंसर क्या हो जाएगा? अरे बहुत सिंपल सा सर, आंसर ए हो जाएगा, सोचने वाली बात नहीं। क्यों सर? कंडक्टिंग स्फीयर देखते ही तुम्हारे मन में खुजली आएगी, वो बोलोगे सर कंडक्टिंग स्फीयर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो सारी जगह
हर जगह क्या होगा, इसका पोटेंशियल बराबर होगा। तो अब चाहे सेंटर से r/2 दूरी पर हो, चाहे सेंटर पे ही रखा हो, चाहे b पे रखा हो, चाहे सरफेस भी होता है ना यहाँ पे, उसमें भी वो भी उसके बराबर लगता। अगर यहाँ पे अगर तुम्हारा कोई पॉइंट d होता ना, तो भी तुम लिख देते इसको कि VA VB VC VD क्या हो जाएंगे, सब बराबर में। मतलब सरफेस पे रखा है तो कंडक्टर के पास, सरफेस तो कंडक्टर ही पास होती है, तो कोई सोचना नहीं है कहाँ कितना दूर रखा है, कितना पास रखा है, इससे कोई मतलब नहीं। एक और बात बच्चों, यहाँ कोई चार्ज नहीं रखा है, पहली बात ये बात याद रखना। अभी इस जगह पे कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रखा है, एक्स्ट्रा चार्ज को हम थोड़ी देर बाद देखेंगे। ठीक है, सुनो आगे। अब दूसरा सवाल क्या बनता है यहाँ से, सवाल नहीं है, ये समझने वाली बात है, सवाल के फॉर्म में हम लोग कर रहे हैं तो फिर आना चाहिए इसमें। तो ये देखना हम वापस करेंगे थोड़ी देर बाद, जब हम स्पेयर पढ़ेंगे ना, ये चीज वापस आएगी रोटेशन, इसलिए प्लीज यहाँ पे ध्यान दे दो। देखो मैंने क्या बोला कि मान लीजिए आपने फिर से आपके सामने कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया, आपको यहाँ पे क्या दे दिया, कंडक्टिंग स्फीयर दे दिया, कंडक्टिंग स्फीयर दिया। चलो चलो इस सवाल को अभी नहीं कर रहे, सवाल को अभी नहीं कर रहे, सवाल को बाद में करेंगे, स्फीयर में हमको पढ़ना ही है। मुझे इसमें हंड्रेड सबके बराबर होते हैं, और अगर आपसे पूछा गया कि बताओ कि इनकी वैल्यू कैसे निकालूंगा, तो मुझे याद रखना मैं VD की हेल्प से वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा, बस थोड़ी देर रुक जाओ, स्फीयर पढ़ेंगे तो वहाँ पे मैं ज्यादा अच्छे से इस बात को क्लियर कर पाऊंगा। ये बात रखना, कभी भी मुझे किसी भी कंडक्टर के, एक लाइन याद रखना, कभी भी मुझे किसी भी कंडक्टर के इनसाइड का, ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ लिखी है, कभी भी मुझे किसी भी कंडक्टर के इनसाइड वाले पॉइंट का, किसी भी इनसाइड वाले पॉइंट का मुझे पोटेंशियल निकालना होगा, तो मेरे दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आएगी, तो मैं सरफेस का पोटेंशियल निकाल लूंगा, ये वाली बात। आप इसका थोड़ी देर रुक जाओ, आप इसका वो भी सुन जाओ, कैसे करना है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो सब हम देखेंगे। अब इसके बाद पढ़ते हैं थर्ड पॉइंट। अभी हमने आपके फर्स्ट और सेकंड के रिजल्ट देखे, अब थर्ड पॉइंट सुनिए, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कोई फालतू पॉइंट में पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है, तो इसलिए सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चलो मैं लिखता हूँ क्या, थर्ड पॉइंट है आपका, इफ वी प्लेस, इफ वी if we place a charge from outside, if we place a charge from outside on the conductor, then this charge will distribute itself on the outer surface. This charge will distribute itself on the outer surface. बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है समझो। मान लो वो बोलता है कि ऐसे कोई, फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की, मान लो कोई आपके सामने ऐसा रैंडम कंडक्टर है, ठीक है, क्या बोला कि अगर हम कहीं से बाहर से कोई चार्ज लेके आते हैं, इफ वी प्लेस अ चार्ज फ्रॉम आउटसाइड ऑन द कंडक्टर, बाहर से हमने कोई चार्ज लिया, उसको यहाँ पे लाके पटकने की कोशिश करी, कोई क्यू चार्ज हमने इसके ऊपर लाके रखने की कोशिश करी। अब क्योंकि इसके ऊपर क्यू चार्ज आएगा, तो वो क्यू चार्ज कहाँ जाएगा, क्या वो यहाँ पे रखा रह जाएगा, क्योंकि उसको लाके हमने यहाँ रखा, क्या वो यहाँ रह जाएगा, क्या वो अंदर अंदर घुस जाएगा और अंदर कहीं पहुंच जाएगा, क्या उसके टुकड़े हो जाएंगे तो अंदर 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 टुकड़े पहुंचा देगा, क्या करेगा वो, क्या यहाँ पे अगर प्लस क्यू आएगा तो क्या ऑटोमेटिकली एक माइनस क्यू आ जाएगा उसको बैलेंस करने के लिए, क्या होगा पता नहीं, या फिर ऊपर ऊपर पूरा बिखर जाएगा, क्या होगा इसका नहीं। तो ये बता रहा है इसके बारे में। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर हम कहीं से बाहर से चार्ज लेके आते हैं, कहीं आउटसाइड ऑफ कंडक्टर से उस पे लाके हम किसी चार्ज को रखते हैं, then this charge will distribute itself on the outer surface of the conductor। तो क्या बोल रहा है कि जो हम चार्ज बाहर से लेके आए हैं, ये ऑटोमेटिकली अपने आप को क्या करेगा, जैसे कोई भी रैंडम कंडक्टर है, मान लो मैंने बाहर से चार्ज लाकर रखा, तो ये टोटल चार्ज क्या करेगा, अपने आप को पूरे कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। ठीक है, पूरे कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि टोटल चार्ज अभी भी क्यू ही रहेगा। ये सबका जो सम है ना, छोटे 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 सबका सम है क्यू ही, लेकिन उसने अपने आप क्या किया, पूरे कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बच्चों का डाउट आता है, बहुत अच्छा डाउट आता है कि सर आपने कंडक्टर के बारे में हमें एक बात बताई थी कि जो कंडक्टर होता है उसमें चार्ज फ्रीली मूव कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, तो अगर ये चार्ज मैं इसके ऊपर लेके आके रखता हूँ, तो क्या ये चार्ज भी तो फ्रीली मूव होने के तैयार है, ये भी तो फ्रीली मूव करेगा, हाँ करेगा, तो ये अंदर क्यों नहीं चला गया इसके, जब फ्रीली मूव है तो अंदर क्यों नहीं चला गया, बाहर ही कैसे रह गया, क्यों रह गया बाहर। तो मैंने कहा बात तो सही बोल दिया।
तो एक बार चेक कर लेते हैं कि अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा। हम ये बात चेक कर लेते हैं कि वो चार्ज अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम जानबूझ के एक गॉसियन सरफेस बनाते हैं। याद होगा गॉसियन सरफेस क्या था। हम जानबूझ के यहाँ पे ना अंदर की साइड, कंडक्टर के अंदर की साइड बनाते हैं। क्यों बना रहे हैं? कोई बच्चा बोला सर बाहर की तरफ क्यों नहीं बना रहे? अगर बाहर से तो चार्ज लाके रखा है ना, हम अंदर बना के चेक करना चाह रहे हैं कि अंदर हो क्या रहा है। हम ये जो अंदर मैंने इस तरह से सरफेस बना के एक बार अपने आप को चेक करना चाह रहा हूँ कि अंदर हो क्या रहा है। गॉस लॉ क्या बोलता है अंदर। ठीक है, चलो ठीक है। तो गॉसियन सरफेस पे जब मैं लगाता हूँ तो ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। गॉस लॉ पढ़ाई होगा सब बच्चों ने, ये होता है आपका। ठीक, अब मैंने क्या बोला कि मैंने जो गॉसियन सरफेस बनाई वो कहाँ बनाई है, कंडक्टर में अंदर बनाई है। कंडक्टर में अंदर बनाई है ना मैंने गॉसियन सरफेस, कंडक्टर के अंदर ही तो बनाई है। हाँ सर। और लेकिन मैं एक बात जानता हूँ कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, जीरो। अगर ये पूरी चीज जीरो हो जाएगी तो इसका ऑटोमेटिक मतलब है कि क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट ये भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, क्यू इन क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। मतलब समझ रहे हो इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहीं से बाहर से चार्ज लेके आया तो वो इस तरह से अपने आप को अरेंज करेगा कि वो अंदर नहीं घुसना चाहिए। क्यों नहीं? क्योंकि अंदर अगर घुसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं रहेगी, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होनी चाहिए। अगर वो चार्ज अंदर घुस जाता तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा कर देता। और क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, अंदर जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती, इस वजह से वो चार्ज अंदर नहीं घुसेगा। तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को पूरे कंडक्टर के ऊपर ऊपर बिखेरेगा। तो ये तो अभी भी मूव कर रहा है। कैसे? लाके तुम चाहे तो यहाँ रख देते। अभी वो फ्रीली मूव कर रहा है, बस दिक्कत क्या है, वो अंदर नहीं जा पा रहा। फ्रीली कैसे मूव कर रहा है, वो यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, पूरे पूरे कंडक्टर पे फ्रीली मूव कर रहा है, लेकिन अंदर नहीं घुस सकता। इसलिए वो अपने आप क्या करेगा, पूरे कंडक्टर के सरफेस पे, वो भी आउटर सरफेस पे, वो अपने आप को क्या कर लेगा बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा। जल्दी से बताओ ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया, कि मैं कभी कंडक्टर पे चार्ज लाके कहीं से रखूंगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को उस कंडक्टर के आउटर सरफेस पर बिखेर देगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको अभी चाहे समझ में ना आए आपके, ये समझ में आएगा जब हम थोड़ी देर बाद स्पेयर स्टार्ट करेंगे। बहुत आज नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम कैविटीज पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, हम कैविटीज पढ़ते हैं कि भाई हमने चार्ज रखा तो बताओ अंदर वाली बाहर वाली सरफेस पे क्या होगा, ये सारी चीज पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा काम आने वाली चीज, इसलिए प्लीज इस बात को याद रखना। वापस बोल रहा हूँ, कभी भी हम किसी कंडक्टर पे बाहर से लाके कोई चार्ज रखेंगे, तो वो इस तरह से वो आपका उसकी आउटर सरफेस पे पूरी तरह से बिखर जाता है। तो इतना याद रखो। ठीक है, चलिए, तो ये आपकी तीन प्रॉपर्टीज थी। चौथी प्रॉपर्टी चौथी प्रॉपर्टी देख लेते हैं एक बार। काम है। चौथी प्रॉपर्टी देखते हैं अगर। चौथी प्रॉपर्टी होती है आपकी, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, वो होती है आपकी कि चार्ज चार्ज जो आप बाहर से चार्ज लेके आओ ना, तो वो एक्सटर्नल चार्ज जो आके अपने आप को उसने बिखेर दिया, एक्सटर्नल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका रेडियस, सॉरी 1/रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, वो दिख जाएगा। मान लो मैंने आपके सामने कोई रैंडम फिर से आपके सामने कोई रैंडम इस तरह से कोई कंडक्टर बना दिया। रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ नहीं होता, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि भाई जैसे ये वाला एक कर्व है ना, इस कर्व पे एक छोटा सर्कल बना के चेक करो, तो इसका जो रेडियस बन के तैयार हो रहा है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये पार्ट है तो इसका एक यहाँ पे सर्कल बनाने की कोशिश करो, तो इसका जो रेडियस होता है इसको हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जैसे ये बड़ा पार्ट है तो इसका एक बड़ा सा सर्कल बनेगा, तो ये जो सर्कल बना है इसका एक रेडियस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ये होता है। अब क्या बोला है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका, तो चार्ज आप बाहर से लाके पटक रहे हो उसके ऊपर, ठीक है, आपने चार्ज रखा है इसके ऊपर लाके, चार्ज जो लाके ऊपर रख रहे हो वो पहली बात फैलता है, वो इस तरह फैलता है कि आपका इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब कि वो कहीं पे ज्यादा होगा, कहाँ पे कम होगा। कहाँ पे ज्यादा होगा, जहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगा। देखो इनडायरेक्ट में, यानी देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है तो यहाँ पे वो क्या होगा, ज्यादा फैलेगा, तो यहाँ पे ज्यादा दिखेगा चार्ज। और फिर जैसे जैसे दूर, यहाँ पे थोड़ा दूर होता जाएगा।
यहाँ पे दूर होते जाएगा, फिर पास आएगा, क्योंकि यहाँ पे वापस से आपको क्या हो रहा है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नहीं है आपके लिए, ठीक है, लेकिन फिर भी प्रॉपर्टी है तो पढ़ना पड़ेगा। इस तरह से होता है, मतलब जहाँ पे छोटा आपका, जहाँ पे कोने वोने है ना, कोनों पे वो ज्यादा होगा, ज्यादा चार्ज होंगे, और आपके जहाँ बड़ा एरिया है वहाँ पे चार्ज कम होंगे। बहुत सिंपल सा है, तो इसमें कहने वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है, एक तरह से वो कंडक्टर खत्म हो चुका है। एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रिक प्रेशर। इस साल नीट में इस पे क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रिक प्रेशर, या कभी कभी इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। इस साल सवाल आया था, इसका फॉर्मूला पूछा गया था। इलेक्ट्रिक प्रेशर और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जो पहले वाला पेपर हुआ था सितंबर में, उसमें इस पे क्वेश्चन आया था, फिर फॉर्मूला पूछा था। आप लोगों को याद तो फिर नहीं होगा, मुझे याद है। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है, वैसे बहुत इजी था, आप यूनिट डायमेंशन से कर सकते थे, लेकिन अगर पता है तो सीधा ही कर गया। तो इलेक्ट्रिक प्रेशर क्या होता है सुनो, मैंने अभी आपको एक चीज समझाई क्या। अच्छा मान लो पिछले सवाल में आपके जो सबसे अच्छी बॉडी होती है वो क्या होती है, स्फीयर होती है। जैसे इस सवाल में अगर आपसे बोलता कि भाई मान लो यहाँ पे स्फीयर है, तो उस पर कैसे फैलेगा। तो स्फीयर की अच्छी बात क्या होती है, स्फीयर की अच्छी बात क्या होती है, स्फीयर की अच्छी बात क्या होती है बच्चों, कि उसका वो हर जगह से उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेम होता है। यहाँ भी सेम रेडियस होगा, यहाँ भी सेम रेडियस होगा, यहाँ पे सेम रेडियस होगा, यहाँ पे सेम रेडियस होगा, हर जगह रेडियस क्या होता है आपका, सेम होता है। इस वजह से इस वजह से क्या होगा, अगर आप बाहर से लाके क्यूज पटक रहे हो, तो वो क्या करेगा, बिल्कुल यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, हर जगह बिल्कुल बराबर है। ऐसा नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, हर जगह क्या होगा आपका, यूनिफॉर्मली ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अगर हम स्पेयर की बात करते हैं तो इसीलिए, क्योंकि स्पेयर इतनी अच्छी बॉडी है, स्पेयर इतनी अच्छी बॉडी, इसीलिए हम आगे जाके अभी थोड़ी देर में स्पेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, इलेक्ट्रिक प्रेशर नाम का चीज होती है, ठीक है। सुनो क्या होता है, तो मान लो मैंने ऐसे रैंडम सा एक बॉडी बना दी, पर से मान लो इस तरह से कोई रैंडम सी बॉडी बना दी, कंडक्टर है ये भी, ठीक है। पता नहीं क्या क्या बन रहा है, कभी आम बनता है, कभी अमरूद बनता है, पता नहीं कभी अनासपति बन जाता है, वो बन रहा है, ठीक है। ऐसे बनाती है, मैंने इसके ला के चार्ज रखा, क्यों, जब इस पे क्यू चार्ज ला के रखता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो अपने आप को फैलाएगा। जहाँ बड़ा एरिया है वहाँ पे कम फैलेगा, ठीक है, और जहाँ छोटा एरिया है वहाँ पे ज्यादा फैलेगा, इस तरह से ज्यादा फैलेगा। चलिए ये बात तो समझ में आती है। अब दिक्कत ये है, तुम साफ से ये बात देख पा रहे हो, ये लगेगी प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का मतलब एक तरह से दबाव फील कर रहा है। क्यों, देखो, जहाँ पे आपका चार्ज ज्यादा होगा, आप जानते हो, एक तुक्के के हिसाब से जानते हो, k3/r² होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, ये तो होता ही है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, जहाँ पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो फोर्स क्या होता है सर, फोर्स होता है Q/E होता है। फोर्स क्या होता है, Q/E होता है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, देखो जहाँ पे चार्ज ज्यादा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वहाँ पे फोर्स ज्यादा। प्रेशर क्या होता है सर, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। तो जहाँ पे फोर्स ज्यादा वहाँ पे प्रेशर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, तो जो कोने होते हैं ना उन पर बहुत ज्यादा दबाव होता है, उन पर बहुत ज्यादा आपको प्रेशर फील होता है। क्यों, क्योंकि कोनों पे आपके चार्ज ज्यादा फैले हुए होते हैं या ज्यादा रखे हुए होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो ये फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा गया, ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो एक सवाल मुझे करवाना, तो मैंने छोड़ दिया था, ठीक सही है। तो देखो, तो यहाँ पे फॉर्मूला ऐसे होता है कि भाई हम क्या करते हैं, वो देखो इसका प्रूफ आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। इसका प्रूफ ऐसे होता है कि भाई यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस बना लो, एक सिलेंडर नुमा गॉसियन सरफेस बना लो, तो यहाँ पे एक डिस्क बन के तैयार होगी। देखो ये जो डिस्क है, इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, एक डिस्क बन के तैयार होगी इस तरह से, ठीक है। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट हुई है तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होती है ना। जब जो ये चार्ज है बच्चों, जो ये चार्ज है आपका प्लस की जो डिस्ट्रीब्यूट है, वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो आपके यहाँ पे कौन सी डेंसिटी आएगी, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। अगर वो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उस पर कौन सी डेंसिटी आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आएगी। तो यहाँ पे मैं बोलूंगा कि यहाँ पे छोटे से सिलेंडर के अंदर ये जो डिस्क बन के तैयार हुई है, छोटे सिलेंडर में जो डिस्क बन के तैयार हुई है, इसका छोटा सा एरिया हो गया, मान लो डी, एक छोटा सा एरिया हो गया। अब हर बच्चे को पता होना चाहिए डिस्क का जो सेंटर पे डिस्क का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2 मुझे 100% पता है, किसी को याद नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिस्क ऑन इट्स एक्सिस का फॉर्मूला क्या था, σ/2 1 माइनस एक्स ओवर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये याद है फॉर्मूला, तो मुझे याद है, तुम लोग को याद नहीं होगा। ये फॉर्मूला याद है, याद करने के लिए बोला था मैंने फॉर्मूला। तो अगर मैं इसमें एक्स की वैल्यू को जीरो रख दूं, मतलब मैं एक्सेस पे पूछ लूँ,
अगर मैं वैल्यू x 0 रख दूं यहाँ पे, तो ये डिस्क का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन निकल के आ जाएगा। तो मैंने बोला यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल गई, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। ठीक है, सुनो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा सर वो इलेक्ट्रिक फील्ड, हाँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू क्यू होता है आपका फोर्स। अब क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ सर, क्यू आपको लिख सकते हो, क्यू छोटा सा जो उसके ऊपर चार्ज है, छोटा सा क्यू चार्ज जो उसके ऊपर है, सर क्यू को मैं क्या लिखता हूँ, क्यू नहीं लिखना चाहिए, इसको मुझे डी क्यू लिखना चाहिए, यहाँ पे डी क्यू। ठीक है, तो मतलब डी क्यू क्या है, डी क्यू कुछ नहीं, डी क्यू है जो इस छोटी सी डिस्क के ऊपर चार्ज होगा, कितना होगा सर, वो होगा सिग्मा इंटू एरिया, तो सिग्मा इंटू डी हो गया, हाँ सर सिग्मा इंटू डी हो गया। तो डी क्यू को मैं क्या लिखता हूँ यहाँ से सर, डी क्यू को मैं लिखता हूँ आपका सिग्मा इंटू डी ए लिखता हूँ। ठीक है, आप देखो, तो ये फोर्स है, ये डी ए, फोर्स अपॉन डी ए लिख देता हूँ यहाँ पे, इज इक्वल टू ई इंटू सिग्मा लिख दूंगा। अब ई का फॉर्मूला क्या है सर, ई है आपका ये, तो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया इंटू सिग्मा हो गया। अच्छा, ये फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, हर बच्चे को पता है फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है, तो वो होता है आपका प्रेशर। तो प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ से कैंसिल किया जाएगा आपका सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मैंने कहा कि प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं प्रूफ करवा दिया तो समझना भी नहीं है, लेकिन बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको पता होनी चाहिए, क्या वो है ये कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो ये है इसका फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक प्रेशर। समझ में आया कि नहीं आया, अगर प्रूफ समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, वैसे मेरे ख्याल से प्रूफ समझ में आ गया होगा, कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं कराई मैंने। मैंने क्या किया प्रूफ के लिए, कुछ नहीं किया, मैंने जो छोटा सा, मैंने कहा ना कि मुझे मुझे हर जगह पे क्या निकालना है, प्रेशर निकालना। तो प्रेशर निकालने के लिए मैंने क्या किया, एक छोटा सा एरिया ले लिया यहाँ पे, उस छोटे से एरिया, छोटा सा एरिया डी हो गया, उस छोटे से एरिया पे कितना चार्ज होगा, डी क्यू इक्वल सिग्मा इनटू डी हो गया, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन थोड़ी डिस्क की तरह दिख रही है मुझे। ठीक है, बस उसके बाद फिर मैंने बस ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, आंसर निकाला। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, अरे बीच बीच में कोई हाँ हेलो हुलो कुछ तो कर दिया करो, बेसर बेसर हूँ, कुछ बोलते नहीं हो बीच बीच में। बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि पता नहीं कहाँ क्या नहीं, रास्ता चल रही, जिंदगी मर गई है, मरने वाले हैं। ठीक है, आत्मा से सॉरी का जो जीवन है नीरस हो गया इनका, शरीर से आत्मा निकलने के लिए चिल्ला रही है। बीच में कुछ लिखते रहा करो कुछ भी, बना रहता है, मैं किसको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब सुनो एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं आप लोग इसका आंसर कर पाते हैं। एक क्वेश्चन जो मुझे छूट गया था, मैं ये क्वेश्चन ढूंढ रहा तब से अब आ गया। तो सुनो, मान लीजिए आपके पास में कंडक्टिंग स्फीयर, आपके पास में कंडक्टिंग स्फीयर, और यहाँ पे है कंडक्टिंग स्फीयर को मैं बना देता हूँ यहाँ पे, ये बन गया कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, और इसमें बोल रखा है ठीक है, और यहाँ से वो इससे कुछ सेम टू सेम सवाल हमने थोड़ी पहले देखा था, पर वहाँ पे हमने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ए। ठीक है, और यहाँ पे आपका एक ए पॉइंट है, इसकी यहाँ से दूरी है आपकी आर बाय 4 सेंटर से, और यहाँ पर एक चार्ज रखा है। ये सवाल हमने थोड़ी देर पहले भी किया था, पर वहां पर मैंने इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड निकलवाई थी। सवाल है फाइंड पोटेंशियल एट ए, फाइंड पोटेंशियल एट ए। एक काम करता हूँ, मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, आपको आंसर बताना। ये तो क्या होता है बच्चों कि आप लोग ना बड़े ही गंदे दिमाग लगाते हो, आप बोलते हो इस सवाल को क्या करते हैं, क्यों है, और यहाँ से मान लो मैंने तुम्हें मान लो एक नया सवाल देता और ए पॉइंट देता, और यहाँ का डिस्टेंस ए स्क्वायर प्लस आर बाय 4 का होल स्क्वायर, ये तुम्हें मैं देता अपनी तरफ से मान लो। ठीक है, तो तुम इस केस में तुमसे बोलता है बताओ इस केस में आंसर क्या निकल के आएगा, तो बड़े आराम से खुशी खुशी चिल्ला चिल्ला के बोलते सर के क्यू बाय ये ए स्क्वायर प्लस आर बाय 4 का होल स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, ये करते हैं आप। मेरे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, एक बात बताओ गधेड़ों, तुम ये बताओ पहले तो कि ये इस क्वेश्चन में, मतलब इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई फर्क ही नहीं है क्या, इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में तुमने कोई फर्क ही नहीं किया, मतलब इसके आने से, इस कंडक्टिंग स्फीयर के आने से सवाल में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो जब फर्क ही नहीं पड़ा तो कंडक्टिंग स्फीयर लगाया क्यों है, गधा थोड़ी ना एग्जामिनर ये सवाल की फालतू लाइन बढ़ा रहा है। मतलब ये सवाल इस बार तुमने सेम कर दिए, कैसे सेम कर सकते हो। ठीक है, तो सेम हो भी तो सकता है, मान लो हो भी तो सकता है, हाँ ये बात भी सही बोल रहा है, क्या पता हो जाए गलती से। तो ठीक है, करके देख सकते हैं।
तो सुनो करके देख लेते हैं। तो मैंने क्या बोला कि सर आपको करना क्या है, मुझे ए पे निकालना है आपका पोटेंशियल, ठीक है। अब तुम्हारी गलती क्या है मैं बताने वाला हूँ, देखो अगर ए पे पोटेंशियल निकालना होता और इस तरीके से तुम आंसर निकाल रहे होते तो तुम सी पे आंसर क्या निकालते? अगर तुम इसी हिसाब से आंसर निकालते तो तुम सी पे क्या आंसर निकालते? क्या तुम सी पे आंसर निकालते के क्यू बाय ए निकाल देते ना फिर तो। अगर तुमसे बोला जाता कि चलो इस क्वेश्चन में तुम ए पे ना निकालने के बजाय सी पे निकाल के बताओ, तो तुम क्या बोलते सर के क्यू बाय ए निकाल देते हैं। तुम्हें तो स्फीयर मानना ही नहीं है, ठीक है। तो उन बच्चों का आंसर ये आता, सही है। देखो वो बोलते वी ए सर ये हो जाएगा और वी सी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर उनका दिमाग चलता, अरे सर ये तो कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर तो हर जगह पोटेंशियल क्या होता है, बराबर होता है, पर ये दोनों तो बराबर नहीं है। मतलब सर या तो ये गलत है या ये गलत है या मैं ही गलत हूँ जो कि तुम हो। तो मतलब पहली बात तो आंसर या तो के क्यू बाय ए होना चाहिए या आंसर के क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए। ना आंसर डी हो सकता, ठीक है, और ना आंसर, अभी ए पे भी डाउट आएगा कुछ बच्चों को, ठीक है। ए पे आएगा सरफेस पे निकाल देते हैं, क्या ए पे बच्चों को डाटा, कुछ बच्चों को याद होता है गलती से, कुछ बच्चों को याद होता है कि सर आपने बताया था सरफेस पे निकाल लेना चाहिए, ठीक है। तो बता सर देखिए मान लीजिए कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ और ये पॉइंट है सरफेस पे, सरफेस यहाँ से ए माइनस आर दूरी पर है ना, सरफेस थोड़ी ना आर दूरी पर है। हाँ ये भी है, मतलब ये है कि ये आंसर तो नहीं होगा, आंसर या तो बी में से या, ठीक है। मैंने बोला कि अगर किसी भी बाहर बाहर से मुझे कुछ लेना देना है किसी स्फीयर के, तो मैं क्या करता हूँ उसको एक पॉइंट की तरह बिहेव करता हूँ। तो अगर उसको पॉइंट की तरह बिहेव करना है तो मैं सी पे सेंटर पे उसको पॉइंट की तरह बिहेव करूंगा। सेंटर से इसका डिस्टेंस क्या है आपका ए है। तो अब अगर पॉइंट चार्ज क्यू यहाँ पे रखा है और सी यहाँ पे रखा है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए है। इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ए है। अब मैं तुमसे पूछूं कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तुम बड़े आराम से बता सकते हो के क्यू बाय ए बता सकते हो। अब मैं जानता हूँ क्योंकि जो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर जो है वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। कंडक्टिंग स्फीयर क्या होता है, आपका एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। इसका मतलब उसके अंदर सारे के सारे पॉइंट्स का पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब ये है कि आपका वी ए किसके बराबर होना चाहिए, आपका वी सी के बराबर होना चाहिए, जिससे आपका आंसर क्या निकल आ जाएगा, के क्यू बाय ए निकल के आ जाएगा। फिर से सुन लो बात, कि जब भी आपके स्फीयर के बाहर की बातें करता है तो आप स्फीयर को ऐसे पॉइंट मान के ट्रीट कर सकते हो। पॉइंट कहाँ मानना है आपको, सेंटर पे मानना होगा। अगर सेंटर पे उसको पॉइंट मानते हैं हम, तो सेंटर से उसकी दूरी कितनी है, ए है, और सेंटर पे हम जो पोजीशन निकालेंगे वही आपके बॉडी में कोई भी, और कोई आपको बोलता है मान लो यहाँ पे बी रखा है, इसकी दूरी यहाँ से मान लो r/3 पे, तब तुमसे बोलता है वी बी क्या होगा, तो वी बी भी इसके ही बराबर होगा। वी बी निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, वी सेंटर निकालना पड़ेगा। आई होप कि ये वाली बात आप सबको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते अपन, एक लगभग 15-20 मिनट का टॉपिक और है, उसको पढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम आज की छुट्टी करेंगे, ठीक है। तो देखो इसके बाद अपन बच्चों देख रहे हैं, काफी अच्छा टॉपिक है और ये समझ में भी आना चाहिए। टॉपिक है आपका कुछ स्पेशल तरह के स्फीयर्स होते हैं। मैंने कहा हम स्फीयर्स को क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि स्फीयर्स क्या होते हैं आपके सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो 4 तरह के स्फीयर्स दुनिया में पाए जाते हैं, 4 तरह के स्फीयर दुनिया में पाए जाते हैं। कैसे, या तो वो आपके कंडक्टिंग होंगे, या फिर वो क्या होंगे आपके नॉन कंडक्टिंग होंगे, या तो कंडक्टिंग होंगे या फिर नॉन कंडक्टिंग होंगे, या फिर वो क्या होंगे आपके हॉलो होंगे, या फिर वो आपके सॉलिड होंगे। सॉलिड का मतलब जो हॉलो नहीं है। जो थिन हॉलो होते हैं, जो थिन हॉलो होते हैं उनको हम आपका शेल के नाम से भी प्यार से पुकारते हैं। जो थिन हॉलो होते हैं उनको हम प्यार से शेल के नाम, शेल है मतलब वो, ठीक है, उसके नाम से पुकारते हैं। आप सुनो, तो इनसे आपके 4 तरह के स्फीयर बनकर तैयार होते हैं। कैसे, कंडक्टिंग भी होना चाहिए हॉलो हो, या कंडक्टिंग हो लेकिन सॉलिड हो, नॉन कंडक्टिंग हो तो हॉलो हो, नॉन कंडक्टिंग हो तो सॉलिड हो। तो इस तरह के आपके 4 कंडक्टर, आपके 4 स्फीयर्स बन के तैयार हो सकते हैं, ठीक है। वो 4 स्फीयर्स क्या होते हैं, मैं उनके नाम दे देता हूँ, उनकी डायग्राम बना के दे देता हूँ आपको, और फिर देखता हूँ कि उनमें से कौन सा पढ़ना। अच्छी बात ये है कि होते 4 हैं लेकिन पढ़ना आपको एक ही है, ठीक है। कैसे पढ़ना है कि वो देखो, तो 4 तरह के स्फीयर जो आपके पाए जाते हैं वो कौन कौन से होते हैं समझिए। तो पहला होता है जिसको हम बोलते हैं आपका हॉलो कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, या फिर उसको हम सिंपल पूछते हैं हॉलो कंडक्टिंग शेल हो सकता है, ठीक है। दूसरा जो होता है उसको हम बोल देंगे आपका सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। सॉलिड है तो वो शेल नहीं होगा, सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर मतलब उसके अंदर माल भरा हुआ है। तीसरा क्या हो जाएगा,
तीसरा हो जाएगा आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग शेल। हॉलो है तो शेल भी होगा, मतलब पतली गोल वाला है। और चौथा क्या हो जाएगा आपका? चौथा क्या बचा है? चौथा सिंपल सी बात है, वो भी नॉन कंडक्टिंग होगा लेकिन वो सॉलिड होगा। चौथा है आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये हो गया सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया। चलिए, तो अच्छी बात, अब इनको मैं बना के देखता हूँ। तो हॉलो कंडक्टिंग शेल का मतलब क्या है कि पहली बात तो आपके सामने क्या है, हॉलो कंडक्टिंग का मतलब है कुछ नहीं, एक आपके सामने इस तरह से एक हॉलो है कंडक्टिंग शेल। ठीक है, हॉलो मतलब अंदर कुछ नहीं भरा। ठीक है, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या है, पहली बात तो सबसे सब स्फीयर तो देख बनाए थे, पहले तो गोले बनाया था। ये भी आपका सब शेल या फिर स्फीयर तो सब गोले होंगे। ठीक है, ये भी आपको गोला बना। आप सुनना, अब फर्क क्या है इन सब में, ये भी सुन लो। तो मैंने क्या कहा कि सर ये क्या है आपका, ये हॉलो कंडक्टिंग मतलब ये अंदर से खाली पड़ा हुआ है। सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड का मतलब कि अंदर से क्या होगा, ये अंदर से इसके माल भरा पड़ा है। अंदर क्या है इसके, मस्त माल भरा पड़ा है। ठीक है, हॉलो नॉन कंडक्टिंग मतलब अंदर खाली है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी आपका मस्त माल भरा पड़ा है। ठीक है, ये भी खाली नहीं है। अब अगर ऐसी बात है, इसको और अच्छा होना ही देखिए, ये ठीक। तो ये ऐसी मैंने बात कर दी। चलो, अब क्या बेसिक फर्क है इनके बीच में, कि मान लो मैं कि कोई चार्ज लेके आता हूँ, सुनना ध्यान देना इस बात पे। मान लो मैं कोई चार्ज लेके आता हूँ इस पे हॉलो कंडक्टिंग पे, तो साफ सी बात है यार, ये चार्ज कहाँ जाएगा? ये चार्ज कभी तो कंडक्टिंग है तो ऊपर ही ऊपर आपका फैल जाएगा। ये ऊपर ऊपर क्या होगा, फैल जाएगा। अंदर क्यों नहीं जाएगा? अंदर ये इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, नहीं, इस कारण, ये कारण नहीं होगा। अंदर ही इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि अंदर तो खाली है ना भाई। कहीं चार्ज वहां जाएगा जहाँ पे कुछ मास भी तो होना चाहिए। अंदर तो खाली डब्बा है, हॉलो है ना अंदर से। जब अंदर हॉलो है तो अंदर चार्ज आगे करेगा, कैसे जाएगा? अंदर जा ही नहीं पाएगा। तो इसलिए इसके अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, सारा चार्ज क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। सॉलिड कंडक्टिंग की बात करते हैं, तो अगर मैं इसको चार्ज प्रोवाइड करता हूँ तो वो भी क्या करेगा, वो भी ऊपर ही ऊपर रह जाएगा। सर क्यों ऊपर क्यों रह जाएगा, अंदर क्यों नहीं जाएगा? अबे सॉलिड है ना, तो अंदर इस बार तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जीरो, तो अंदर चार्ज भी क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। चार्ज भी क्या होना चाहिए आपका, जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर भी चार्ज नहीं जाएगा। तीसरी बात करता हूँ हॉलो नॉन कंडक्टिंग की, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, लेकिन मैंने अगर इसको फिर चार्ज प्रोवाइड किया, अच्छी बात है, ये भी सिर्फ बाहर ही रह जाएगा। सर ये क्यों बाहर रह गया, कैसे कैसे? अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये इसलिए बाहर रह गया क्योंकि ये भी तो अंदर से खाली पड़ा हुआ है। ये इसलिए बाहर रह गया क्योंकि ये भी तो अंदर से खाली पड़ा हुआ है, ये अंदर जा ही नहीं सकता ना। ये अंदर से जा ही नहीं सकता। हाँ सर, ये अंदर नहीं जा सकता। ठीक है, अगर मैंने सॉलिड नॉन कंडक्टिंग को अंदर प्रोवाइड किया, तब वो क्या करेगा, वो आपका इधर उधर बिखर सकता है। वो इधर उधर बिखर सकता है क्योंकि अब वो चार्ज अंदर घुस सकता है। तो एक बात देख रहे हो, इतनी शानदार वाली एक बात देख रहे हो, वो बात दिखी नहीं दिखी? मुझे बताना ये सैनो करके कि ये वाला और ये वाला, क्या तीनों के तीनों एक जैसे नहीं दिख रहे मुझे? कि सर मैं चार्ज प्रोवाइड करता हूँ, इसमें भी बाहर आ जाता है, इसमें चार्ज प्रोवाइड करता हूँ, इसमें भी बाहर आ जाता है, इसमें चार्ज प्रोवाइड करता हूँ, वही बाहर आता है। क्या ये तीनों के तीनों स्पेयर आपको सेम जैसे नहीं दिखाई दे रहे? दूसरा हाँ, तो दिखाई दे रहे हैं। याद रखना कि ये आपके तीनों के तीनों हैं क्योंकि सेम बिहेव कर रहे हैं। तो हेंस मैं कहता हूँ दे ऑल बिहेव्स इन द सेम मैनर। मतलब आज के बाद मुझे अगर स्क्वेयर पढ़ने होंगे ना, तो मैं इन तीनों में से कोई भी एक पढ़ लूंगा, तो मेरे तीनों के आंसर वही निकल के आएंगे। ठीक है, तो मैं अगर, मैंने क्या बोला कि साफ सी बात है कि तीनों के तीनों एक जैसा बिहेव कर रहे हैं। ये वाली बात समझ में आई कि तीनों एक जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? बताओ पहले तो ये, हाँ या ना कर जल्दी बताओ, क्या ये वाली बात सबको समझ में आई कि नहीं आई, कि तीनों एक जैसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो सर इस पे चार्ज देता हूँ तो वो भी बाहर आ जाता है, इस पे चार्ज देता हूँ वो भी बाहर आ जाता है, इस पे चार्ज देता हूँ तो वो भी क्या रहता है आपका, बाहर रह जाता है। तो इसका मतलब सी सब के सब क्या है आपका, सेम बिहेव कर रहे हैं। तो मैं इनको अलग अलग क्यों पढ़ूँ, फिर इनको एक साथ ही पढ़ लूंगा। ठीक है, लेकिन ये इनके जैसा बिहेव नहीं कर रहा, तो ये आपके अलग कैटेगरी में पढ़ा रहेगा। ठीक है, ये वाली बात समझ आती। तो कभी भी अगर मुझे पढ़ना होगा तो मैं तीनों को पढ़ूंगा। तो एक बात याद रखना, कभी भी आपको एग्जाम में या किसी भी क्वेश्चन में बोलते हैं ना स्फीयर, कंडक्टिंग स्फीयर, तो अब वो हॉलो कंडक्टिंग है चाहे सॉलिड कंडक्टिंग है, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। क्यों? चाहे हॉलो कंडक्टिंग हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, काम तो दोनों एक जैसे ही कर रहे हैं ना। तो आपको एग्जाम में कभी सॉलिड कंडक्टिंग शब्द या हॉलो कंडक्टिंग शब्द का इस्तेमाल नहीं करेगा। वो ऑटोमेटिकली तुम्हें सीधे बोल देगा कंडक्टिंग स्फीयर बस। तो वहां पे तुम अपना दिमाग लड़ाओगे कि सर सॉलिड लेना था कि हॉलो लेना था, समझ में नहीं आ रहा। समझने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका हॉलो कंडक्टिंग हो चाहे सॉलिड कंडक्टिंग हो, दोनों एक जैसा ही बिहेव करने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए
ऐसी चीजों में कंफ्यूज मत होना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, इनका एक शॉर्ट नाम कर देता हूँ मैं सबके, हाँ इनकी शॉर्ट नाम करता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ HC, क्योंकि मुझे जरूर पड़ेगी आगे, बार बार थोड़ा नाम लिखूंगा इसका। इसका नाम शब्द शॉर्ट में करता हूँ SC, इसका शॉर्ट नाम करता हूँ आपका HNC, ठीक है, और इसका नाम करता हूँ मैं SNC। इस शॉर्ट नाम इसलिए करते ताकि आपको आगे मुझे नाम लेना हो तो मैं ये सारे नाम बार बार ना लूँ। HC का मतलब क्या हो जाएगा, हॉलो कंडक्टिंग शेल, हॉलो कंडक्टिंग सॉलिड फ्लूइड का मतलब क्या हो जाएगा आपका सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो का हॉलो नॉन कंडक्टिंग का मतलब HNC, और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग मतलब SNC। बस शॉर्टकट मैंने रखने के लिए इसका यूज किया। तो देखो, तो दो चीज और करते हैं, क्लास अब लंबी हो रही है, कल फिर और पढ़ लेंगे इसके बारे में। कल का कल की क्लास में भी मेरे हिसाब से आखिरी चाहिए, या तो कल होगी या परसों होगी, किसी दिन परसों तक आपका मेरे ख्याल सिलेबस खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म हो जाएगी। पहला चीज हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग एंड हॉलो नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि तीनों एक जैसे बिहेव करते हैं, तो मैं तीनों का जो भी निकालने वाला हूँ एक साथ निकालने वाला हूँ। तुम्हारा जो मन करे तुम उसको लिख के आंसर निकालो, तुम्हारा जो मन करे ना उसको देख के आंसर निकालो। तुम्हारा मन करता है नहीं चलो इससे निकालना चाहता हूँ, मैं इससे निकालना चाहता हूँ, मेरी प्रेफरेंस होगी, मैं चाहूंगा कि इससे तो मत निकालना, क्योंकि हॉलो नॉन कंडक्टिंग का क्यों दिमाग लगाओगे उससे, या तो इसको सोच के आंसर निकालना सारे, या इसको, क्योंकि तो आंसर तीनों को सेम आएंगे, तो क्यों ना सबसे इजी उठाया जाए। तो सबसे इजी कौन सा दिख रहा है सर, सबसे इजी मुझे फर्स्ट वाला दिख रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई मान ही नहीं है, तो कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगा, तो हम मैं फर्स्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अच्छा बहुत बड़ी, तो मैंने बना दिया यहाँ पे एक स्फीयर है, और इसका मुझे रेडियस आपका कैपिटल R रेडियस दे रखा है, ठीक है। इस पर पूरे प्लस 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 चार्ज बिखरा हुआ है, क्या चार्ज है वो, क्यू चार्ज है जो बिखरा हुआ है, ठीक है। अब सवाल आएगा आपसे कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो दो तरह से पूछेंगे यहाँ पे, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड फर्स्ट व्हेन R is less than, when R is less than R, मतलब हो जाएगा find the electric field due to solid conducting, hollow conducting, hollow non conducting at a distance, at a distance small r from center, at a distance small r, इसमें कुछ कमेंट किया, अपने कमेंट देते हैं, at a distance small r from center। सर मेरा फोन ज्यादा चार्ज नहीं, चिंता मत करो, बस 5-6 मिनट और साथ दे देगा, मैं इतना साथ दे ही देगा, ठीक है। व्हेन आर इज लेस देन, आर इज लेस देन का आर का मतलब क्या है कि आपका एट कोई छोटा डिस्टेंस, मतलब आपके स्फीयर के अंदर मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कहीं पे, ठीक है। और दूसरा क्या बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा आपका व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है, हाँ ये बन जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या बन जाएगा, मुझे कोई बाहर वाले पॉइंट पे निकालना होगा जब आपका आर ग्रेटर देन आर हो जाएगा, मुझे बाहर वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, ठीक है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, करके करने की कोशिश करते हैं। तो जब आपका आर छोटा है आर से, तो कुछ नहीं सर, ये है आपका स्फीयर, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, मुझे इस पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो बहुत अच्छी बात। जो भी चार्ज बच्चों फैला हुआ है क्या वो बाहर है, हाँ सर चार्ज तो सारा बाहर है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड याद करो, गॉस लॉ हम क्यों पढ़ते हैं, बताया था ना कल, गॉस लॉ हम क्यों पढ़ते हैं, गॉस लॉ हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए। तो मैं इसको मान लूंगा कि आपने, इसको मान लूंगा गॉसियन सरफेस, क्योंकि जहां पर मुझे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पर मैं गॉसियन सरफेस मान लूंगा। अब गॉसियन सरफेस के हिसाब से क्या हो जाएगा सर, वो हो जाएगा आपका E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब तुम साथ साथ देख रहे हो कि इसके जो भी चार्ज है वो तो बाहर फैला हुआ है, क्या गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, बोला आंसर नहीं, जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या आएगा, जीरो। वैसे सर आपको ये करने की जरूरत थी नहीं, क्यों नहीं करने की जरूरत थी, क्योंकि सर हम पहले से जानते हैं कि एक कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले से हम जानते हैं क्या होता है, जीरो होता है। तो चाहे आप अगर इसके अंदर का जीरो है तो इसके अंदर का भी जीरो होना चाहिए, इसके अंदर का भी जीरो होना ही चाहिए, बोलने वाली बात नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि मैंने बोला तीनों के तीनों एक जैसा बिहेव करते हैं, तो किसी भी एक जगह पे भी अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, किसी भी तीनों में से एक पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है अंदर, तो वो तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्या होना चाहिए आपका, जीरो, मतलब इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा अंदर, और इसके लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होना चाहिए आपका, ठीक है। वैसे मुझे बिना बताए भी आंसर आ सकता था, पर फिर भी आपको प्रूफ तरीके से बता दिया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दूसरा क्या है सर, दूसरे वाले केस में आपका आर इज ग्रेटर देन आर है, आर इज ग्रेटर देन का आर को मेरे कहने का क्या मतलब हो जाएगा सर, इस बार मान लीजिए ये आपका स्क्वायर है, तो मुझे किसी बाहर वाले पॉइंट पे निकालना है आपका वो पॉइंट, वो निकालना है किसी बाहर वाले सर्फेस से, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। मैंने कहा सर जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे मैं गॉसियन सर्फेस बना देता हूँ,
यहाँ पे कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, मैं वहाँ पे क्या बनाता हूँ, आपको गॉसियन सरफेस बना देता हूँ, बना दी, बहुत बढ़िया, अच्छी बात। ठीक है, इस बार जो चार्ज है वो यहाँ फैला हुआ है, ठीक है, यहाँ फैला हुआ है, और टोटल चार्ज की वैल्यू क्या है, क्यू है चार्ज की वैल्यू। तो मैं लिखता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ई डॉट एस इज इक्वल टू क्यू एन बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब एस क्या होता है, एस होता है गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया। गॉसियन सरफेस का है वो तो स्मॉल आर पे है ना गॉसियन सरफेस, तो ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इन, जो भी चार्ज है वो अंदर ही तो है, टोटल चार्ज क्यू, तो क्या हो गया, क्यू हो गया डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से ई क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ई क्या निकल जाएगा, 1/4 पाई, क्या पूछता हूँ, के क्यू बाय आर स्क्वायर। फॉर्मूला निकल के आ गया, बहुत बढ़िया बात है, कोई परेशानी मत होनी, बट एक बात सीखो यहाँ से, एक बात ध्यान से सीखो, ये पॉइंट मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, एक बात सीखो यहाँ से, एक पॉइंट मैं थोड़ी देर पहले बताया था, वो क्या, सर ये जो फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, क्या मुझे ऐसा फॉर्मूला नहीं दिख रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेम एज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला दिख रहा है, दिख रहा है ना। तुम इसको देखिए, ये बोल सकते हो ना, सर ये जो फॉर्मूला मुझे दिख रहा है, ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला दिख रहा है। देखो, भले ही निकाला आपने इसको स्क्वायर के लिए, लेकिन निकल किसके लिए आ रहा है ये, सर फॉर्मूला बिल्कुल सेम टू सेम मुझे पॉइंट चार्ज का दिख रहा है। तो एक बात याद रखना, ये शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, ये चीज मैंने आपको पहले लिखवा दी थी, क्या, कि जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल निकालना है आपको आउटसाइड ऑफ अ स्फीयर के, चाहे वो कोई भी स्फीयर हो, चाहे वो कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, हॉलो हो, ठीक है, फॉर एनी स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल आउटसाइड ऑफ एनी स्फीयर, उस केस में आप क्या करना, ट्रीट या एज्यूम स्फीयर एज पॉइंट चार्ज। उस स्फीयर को क्या मानना, आप एक पॉइंट चार्ज की तरह मान लेना। पॉइंट चार्ज को पॉइंट कहाँ रखेंगे, आप उस पॉइंट चार्ज को सेंटर ऑफ स्फीयर पे मान लेना, बस ये वाली बात समझ लेना। कभी भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल निकालना हो किसी स्फीयर की वजह से, और वो आपको बाहर निकालना हो, अंदर की बात नहीं कर रहा, ठीक, अंदर तो जीरो ही होती है, अंदर तो क्या होती है, जीरो होती है, अगर बाहर निकालना हो तो आपको कुछ मत करना, उस स्फीयर को पॉइंट चार्ज की तरह मान लेना। कहाँ पे, सेंटर पे, जैसे इस सवाल में, इस सवाल में जैसे सेकंड पार्ट में आपसे बोला बाहर वाले किसी पॉइंट पे, जैसे ये स्फीयर है, मुझे बाहर वाले किसी पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है यहाँ पे। तो मैं क्या करूंगा, इस स्फीयर को, इस पे टोटल चार्ज का फैला हुआ प्लस को फैला हुआ, इस स्फीयर को मैं हटा के प्लस क्यू चार्ज से, पॉइंट चार्ज से हटा दूंगा, और यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा आपके इस पॉइंट पे, तो क्या निकल जाएगी, के क्यू बार आर स्क्वायर, वही निकल के आएगी जो यहाँ निकल के आनी चाहिए। बहुत इजी तरीका है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों, जीरो होगी, बाहर आएगी तो क्या करना है, पॉइंट चार्ज बनाना है। क्या बचा सवाल, सवाल में कुछ है, जबरदस्ती स्फीयर बोल के आपको डराता है। कभी कभी इस सवाल में आपसे ग्राफ भी पूछ सकता है, तो ग्राफ बनाने में क्या दिक्कत है, सर बना देते हैं, ग्राफ क्या है, ग्राफ हम पहले बना के आए थे, तो ग्राफ अगर पूछ लेगा तो कुछ नहीं, तो देखो, तो यहाँ पे आर है, यहाँ पे ई है, ठीक है, दो तरह के, दो जगह देखना पड़ेगा ग्राफ, क्योंकि एक आर इज इक्वल टू आर है, एक आर लेस देन आर है, और एक आर ग्रेटर देन आर है। ये लास्ट क्लास में हमने डायग्राम बनाए थे। तो सवाल में देखो, जब आपका आर लेस देन आर होता है, जब आर लेस देन आर होता है मतलब अंदर होता है स्फीयर के, कंडक्टर के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, तो ये वाला कर्व यहाँ क्या बन जाएगा, ये वाला कर्व बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जब आप जस्ट बाहर आ जाते हो, तो बाहर आने के बाद ये होता है, यहाँ पे क्या देख रहे हो आप, ई इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये कुछ कुछ हाइपरबोला जैसा है, हाइपरबोला नहीं है पर कुछ कुछ हाइपरबोला जैसा है। तो इसका कर्व भी कैसा आएगा, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब आपका जैसे जैसे आर बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, घटता जाएगा। तो इस तरह का कर्व बन के आता है। जब कोई पूछता है कि आर इज इक्वल टू आर पे क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, तो कुछ मत डालना, यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर डाल देना, यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी आपकी, के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर वैल्यू। समझ में आ गया ग्राफ, बहुत इजी ग्राफ है, कुछ ग्राफ में समझने वाला है, कुछ खास था नहीं, पर ये सारी चीज बताई ना इस पेज पे, इसमें अभी तुम इस पेज को देखो तो बड़ी हौच पौच दिखेगा, लेकिन इस पेज पे जितनी भी चीज मैंने समझाई है सारी की सारी जो लाइन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे जब हम कैविटीज पढ़ेंगे ना, कैविटीज में सारी लाइन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी आपको। चलो एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीख लिया तो पोटेंशियल निकालना भी सीख जाते हैं। आखिरी सवाल, आखिरी चीज कर रहे हैं आज की, ठीक है, तो पोटेंशियल ड्यू टू, potential due to solid conducting, hollow conducting and hollow non conducting, क्योंकि तीनों के तीनों कैसा करते हैं, एक जैसा काम करते हैं। क्या होगा, एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर,
ना ध्यान देना, पोटेंशियल निकाल रहे हैं इन तीनों वजह से। मैंने क्या किया, फिर से ऐसे बना दिया एक स्फीयर, ठीक है। और मैंने क्या किया यहाँ पे इसका रेडियस मुझे कैपिटल, और मैंने इसमें एक चार्ज रखा हुआ है, चार्ज क्या होगा पूरा बिखर जाएगा इसके ऊपर। किसी भी को ले लो, चाहे सॉलिड लेना हो चाहे कुछ भी लेना हो, आप लेके ले सकते हो उसको। अब सुनना, तो फर्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा, जब आपका r इज लेस देन r, r इज लेस देन r का मतलब मुझे अंदर वाले पॉइंट में निकालना है। तो सुनना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लो मुझे किसी भी अंदर वाले पॉइंट में निकालना है, तो मैंने बोला सर देखो, क्योंकि आपका गलती से हुआ और ये हटाना भी नहीं आता है मुझे, क्या, चलो कोई नहीं, जो भी हुआ होगा। तो देखो, समझ गया, कोई बात नहीं, उस पर वापस क्लिक कर दिया करो। तो देखो, तो यहाँ पे अगर प्लस चार्ज है इस तरह से, और फिर प्लस चार्ज में फैला हुआ, क्यों फैला हुआ है, तो सुनना एक बात पे ध्यान देना। तो मैं क्या बोलूंगा इस सवाल में ये मान होता है कि भाई मुझे किसी भी पॉइंट, जैसे ये ए पॉइंट है, इस पर मुझे पोटेंशियल निकालना है कि पोटेंशियल निकाल के बताओ ए पे क्या होगा, और ये आर डिस्टेंस है। तो बच्चों एक बात याद रखना, एक बात क्या याद रखना, आप मान लेना जब भी आपको किसी भी, मैंने एक लाइन लिखवाई थी बहुत अच्छी, कि जब भी आपको किसी भी अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा, जब भी आपको किसी अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होगा, तो आप क्या करना, आप उसकी सरफेस पे पोटेंशियल निकाल लेना, ठीक है। जब भी आपको किसी पॉइंट के कि जब भी आपको किसी अंदर वाले पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना होता है, तो आप कुछ मत करना, आप उसकी सरफेस पे कितना पोटेंशियल होगा वो निकाल लेना। आप सर सरफेस पे कैसे निकालेंगे, तो देखो, सरफेस पे निकालने का तरीका समझना इंपॉर्टेंट चीज है। तो सुनो, मान लो कि आपको मुझे एक पॉइंट निकालना, जस्ट सरफेस पे एक पॉइंट है, जस्ट कुछ जस्ट बाहर, वो है सरफेस पे एक बार में जस्ट बाहर माना हुआ है। अगर वो जस्ट बाहर पड़ा उसके, अगर वो जो पॉइंट है सरफेस वाला पॉइंट, उसको मैं एस नाम से रिप्रेजेंट करता हूँ, अगर वो जो पॉइंट है जस्ट बाहर पड़ा होगा, तो क्या ये आपका जो स्फीयर है, क्या ये जो आपका स्फीयर है एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगा क्या? हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया ना एक बात, क्या समझाई थी, कि अगर आप किसी आउटर पॉइंट पे, अगर आप किसी आउटर पॉइंट पे पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो आपको बस क्या दिमाग लगाना है कि आप उसको एक पॉइंट चार्ज की तरह करता हुआ मान लो। तो मैंने क्या बोला इस सवाल में, मैंने एक सिंपल सी बात बोली कि अगर किसी भी अंदर वाले पॉइंट पर, किसी भी अंदर वाले पॉइंट चाहे सी पर चाहे ए पर आपको पोटेंशियल निकालना है, तो आप ए को कैसे निकालोगे, वी एस निकालोगे। अब सर वी एस कैसे निकालेंगे, तो वी एस कहाँ पे है, सरफेस पे। तो मैंने बोला सरफेस के जस्ट बाहर मान लो उसको। अगर सरफेस के जस्ट बाहर मान लूंगा, तो क्या ये जो आपका जहाँ क्यूब ये चार्ज फैला हुआ है, जो क्यूब चार्ज फैला हुआ है, क्या एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा? हाँ सर, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और सरफेस इससे कितनी दूरी पे होगी, तो सरफेस इससे कैपिटल आर की दूरी पे होगी। अगर सरफेस इससे कैपिटल आर की दूरी पे, तो यहाँ पे वी एच कितना निकल के आएगा सर, वो तो के क्यू बाय कैपिटल आर आ जाएगा। क्या निकल के आएगा, के क्यू बाय कैपिटल आर आ जाएगा। हाँ, तो यही हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर। यानी इस केस में आंसर क्या हो जाएगा, वी ए इज इक्वल टू वी सरफेस इज इक्वल टू आपका के क्यू बाय आर, कैपिटल आर आंसर। समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। वो डिपेंड ही नहीं करता इस बात पे कि अंदर है बाहर है क्या नहीं है, उस बात पे डिपेंड ही नहीं करता, वो सीधी सीधी आपको आंसर निकाल के दे देता। जल्दी बता दो, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। एक और तरीका बताऊं, मजेदार तरीका, या तुम लोग मर जाओगे, तुम छोड़ो, मैं नहीं बता, तुम लोग सही मर जाओगे, ठीक है चलो। तो यहाँ पे देखो ध्यान कहाँ गया, तो देखो, अब दूसरा पार्ट करते हैं। दूसरा पार्ट क्या है आपका, दूसरा दूसरा पार्ट क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर। दूसरा पार्ट क्या है, आर इज ग्रेटर देन आर, ठीक है। तो देखो, अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि मेरा ये स्फीयर था, और मुझे किसी बाहर वाले पॉइंट पे मुझे निकालना है पोटेंशियल, जो आर की दूरी पर है। ये तो यार बहुत ही ज्यादा इजी हो गया, ठीक है। यहाँ प्लस चार्ज रखा है, यहाँ पे क्या रखा है आपका, प्लस चार्ज रखा है, ठीक है। और ये है आपका, तो मैंने क्या कहा सर, क्या ये जो पी पॉइंट है, क्या ये आउटसाइड है, आउटसाइड ऑफ स्फीयर है? हाँ सर, आउटसाइड ऑफ स्फीयर है। और मैंने आपको क्या ज्ञान बताया था, मैंने आपको ये ज्ञान बताया था कि जब भी कोई पॉइंट आपका आउटसाइड रखा होगा किसी स्फीयर के, तो स्फीयर को कैसा मान सकते हो आप, एक पॉइंट चार्ज की तरह मान सकते हो, सेंटर पे रखा हुआ पॉइंट चार्ज मान सकते हो। दूरी कितनी है, स्मॉल आर, तो पोटेंशियल क्या हो जाएगा आपका, इट विल बी इक्वल टू के क्यू बाय आर। स्मॉल आर लेना है, देखो कितना फर्क आ रहा है, देखो चीजों में। यहाँ पे कैपिटल आर था, ध्यान देना, यहाँ पे क्या था आपका, स्मॉल आर। कैपिटल आर क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को सरफेस में मान लिया, जब सरफेस मान लूंगा तो स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अब तो मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ,
अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहता हूँ तो देखो यहाँ भी, यहाँ पे आर, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर होगा, तो यहाँ पे आपका आर लेस देन आर, यहाँ पे आर इज इक्वल टू आर और आर इक्वल टू ग्रेटर देन आर। तो अगर तुम ध्यान दो तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे के क्यूब आया है, उसमें तुम ध्यान दो क्या के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है और आर भी कांस्टेंट है, यानी यहाँ पे अंदर की साइड में वी क्या होता है, हमेशा कांस्टेंट होता है। अबे होना भी चाहिए था, क्यों नहीं होना चाहिए? अबे सर एक कोई पोटेंशियल सर्फेस होती है ना, तो अंदर तो कांस्टेंट हो गई। हाँ सर कांस्टेंट हो गई, तो यहाँ पे मैंने क्या बना दिया, एक कांस्टेंट हो गया। ठीक है, कांस्टेंट हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद आपका के क्यूब आ गया, यानी v इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, यानी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और ये क्या करेगा, लगातार फिर यहाँ से डिक्रीज करेगा इस तरह से, ये बन जाएगा कर्व। आया कि नहीं आया सर? एक तो चीज समझाता हूँ आपको, एक तो चीज समझाता हूँ, ये सिर्फ वो समझेंगे जिन बच्चों को बहुत ही अच्छी इलेक्ट्रिसिटी आती है, बहुत अच्छी चीज आती है। सुनो, तो एक बात पे तुम ध्यान दो, मैंने बहुत पहले आपको चीज बताई थी कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है, बताया था। ठीक है, बहुत पहले मैंने एक चीज बताई थी आपको कि E इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर था, यही मैं बताने वाला था, आप समझो। E इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी आर होता है, हाँ सर ये तो होता है, आप जानते हैं। तो तुम ध्यान दो एक बात पे, अगर तुम ध्यान दो इस बात पे कि E इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी वी बाई डी आर होता है। जो v मतलब जब आपका एट आर लेस देन आर पे हमारा v क्या निकल के आ रहा है, तो वो निकल के आ रहा है के क्यू बाय आर निकल के आ रहा है, हाँ से निकल के तो आ रहा है। ठीक है, सॉरी कैपिटल आर निकल के आ रहा है, जब आपका अंदर वाले पॉइंट पे यहाँ से निकल के तो आ रहा है। तो क्या ये कांस्टेंट है? हाँ सर ये कांस्टेंट है। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या वो डीवी बाई डी आर करूंगा मैं, माइनस डीवी बाई डी आर, हाँ सर करोगे तो क्या जीरो नहीं आ जाएगा? हाँ सर आ जाएगा। तो देख रहे हो बात को, v कांस्टेंट है तो e क्या आ गया, जीरो आ गया। अब तुम देखो यहाँ पे, कब देखो, तब देखो यहाँ पे v क्या है, यहाँ v कांस्टेंट है। हाँ सर, तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ रहा है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आना चाहिए था, क्या जीरो आ भी रहा है? ग्राफ भी ऑटोमेटिकली प्रूव हो रहा है, ग्राफ भी क्या हो रहा है बच्चों, ऑटोमेटिकली प्रूव हो रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो हम थोड़ा सा रियलाइज करते हैं इन बातों को। अच्छा, जैसे दूसरे वाले केस समझो, दूसरे वाले केस में आपका जो v है, जब आपका r ग्रेटर देन r है, जब r ग्रेटर देन r है, तो उस केस में आपका जो v है वो क्या निकल के आया था, के क्यू बाय स्मॉल आर निकल के आया था, के क्यू बाय स्मॉल आर निकल के आया था। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, माइनस डी वी अपॉन डी आर होता है। इसको जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो क्या निकल के आना चाहिए, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर निकल के आना चाहिए। ठीक है, क्या निकल के आएगा, माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर निकल आना चाहिए। तुम देखो क्या हमने जब आंसर निकाला था, क्या माइनस के क्यू बाय आर स्क्वायर था क्या? तो देखो यहाँ पे क्या है, के क्यू बार स्मॉल आर, तो जब तुम देखो वहां पे क्या आंसर आया था, माइनस के क्यू बार आर स्क्वायर ही आया था। तो ये देखो, ये सब दो तीन तरीके हैं, मैं सही बताऊं, ये सारी चीज करने के, फिजिक्स करने के, सही बताऊं मेरे पास बहुत तरीके हैं। मैं तुम्हें कम से कम तो इन सारी चीजों को 4 से 5 तरीकों से समझा सकता हूँ। पूरी फिजिक्स के जितने भी सवाल होते हैं ना, हर सवाल को मैं तुम्हें 3 से 4 से 5 तरीकों से सवाल को सॉल्व करके तुम्हें बता सकता हूँ। तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कौन सा मेथड अच्छा लगता है, ठीक है, पता होना चाहिए। जैसे ये देखो, ये भी एक तरीका बताया मैंने कि अगर आप पहले वी निकालना सीख जाओ, जो कि आसान होता है, तो आप उसे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े आराम से निकाल सकते हो। एक चीज, एक अगर कोई ग्राफ में बहुत इंटरेस्ट रखता है तो सुनो, मैं क्या पूछता हूँ सर, ई इज इक्वल टू क्या होता है आपका, अगर मैं माइनस साइन हटा दूँ तो डीवी बाय डी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये क्या है, ये एक्चुअली में स्लोप है ना, स्लोप ऑफ वी वर्सेस एक्स कर्व क्या हो जाती है आपकी, स्लोप ऑफ पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी। तो अभी मैंने कर्व बनाया था आपका, तो देखो जो मैंने कर्व बनाया था आपको पोटेंशियल का, किस तरह से बनाया था, v वर्सेस एक्स कर्व। तो तुम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का कर्व देखोगे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर तुम कर्व देखोगे तो देखो यहाँ पे भी क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये लाइन क्या है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। जब लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस तो थीटा क्या हो जाएगा, जीरो, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, तो स्लोप क्या हो जाएगी, जीरो। यानी पोटेंशियल वर्सेस एक्स कर्व का स्लोप क्या है, जीरो, और वो स्लोप होता क्या है, ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, यानी इतने पार्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, जीरो। दूसरा पार्ट उसी तरह से आपको सॉल्व करके इस तरह से निकल गया। तो वो वही है भाई, कितना ज्यादा आपने चीजों को पढ़ा है, कितना चीजों को इन्वॉल्व किया है, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो बेसिक तरीके हैं, जो बेसिक मेथड्स हैं, उसको मैंने आपको यहाँ पे समझाया हुआ है। आज की क्लास याद रखना, ये चीजें जो मैं समझाई, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल, इतने आराम से समझ में नहीं आती, मैंने समझा दिया है, समझ में आ गई, लेकिन जब तक खुद उसको रिवाइज नहीं करोगे, मेरी गारंटी कल तक वापस भूल जाओगे। इसलिए कृपया करके इन सारी चीजों को जरूर 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 अच्छे से रिवाइज करें। जैसे होता है ना शादियों में, वो भतीजा या भांजे बोलते हैं कि मेरे मामा चाचा की शादी में जरूर जरूर आना, और बाद में हम देखते हैं कि वो खुद ही कहीं और सो रहा होता है। ठीक है,
वो खुद ही कहीं सो रहा होता है, बाकी मामा चाचा कुछ खा पी रहे होते हैं। तो उस तरह मत करना, ठीक है? आपसे बोल रहा हूँ जरूर जरूर पढ़ना, तो प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि ये चीज मैं सही बता रहा हूँ, कल भूल जाओगे वापस अगर नहीं पढ़ी तो, क्योंकि है ऐसी चीज, मुझे इतना एक्सपीरियंस तो है पढ़ाते पढ़ाते कि पता चल जाता है बच्चों को क्या याद रहेगा क्या याद नहीं रहेगा। तो आज क्लास में अपन इतना ही पढ़ रहे हैं, ठीक है? थैंक्स अ लॉट फॉर द अटेंडिंग क्लास, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में अपन थोड़ा सा स्पेस बचा वो करेंगे, और कैविटीज के सवाल करेंगे, कैविटीज पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सवाल करेंगे, और आई होप कि कल नहीं तो परसों तक आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन, गुड नाइट। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टाटा, गुड नाइट एंड गुड